आखिरकार वह दिन आ चुका है जिस दिन हाउस सिल्वेस्टर के हाथों हाउस मार्बस खत्म हो गया, और हाउस मार्बस के खत्म होने के बाद उसी के यंग लॉर्ड लियोन को हाउस सिल्वेस्टर के राजा एलन ने फोर्स किया कि वह खुद अपने हाथ से अपने ही बाप का गला काट दे। हाउस सिल्वेस्टर मार्बस का दुश्मन क्लैन है। यह दिन हाउस मार्बस की फैमिली के लिए एक दर्दनाक दिन है, जब उसी फैमिली के लियोन ने अपने हाथ से अपने ही बाप को मार दिया। अब जब उस फैमिली का हेड मर चुका है, लियोन मार्बस अब इस वीक फैमिली का हेड बनने वाला है। ये वही फैमिली है जो एक टाइम पर नेक्रोमेंसी की सबसे पावरफुल फैमिली मानी जाती थी। अब जब लियोन हाउस मार्बस का हेड बन चुका है, वह मार्बस के एरिया में रहने वाले दूसरे नोबल्स के साथ एक मीटिंग करता है। नोबल्स अपने दुश्मन हाउस सिल्वेस्टर के बारे में काफी परेशान है, जो दिन ब दिन मार्बस के सारे एरिया को अपने अंडर लेता जा रहा है। वह टाइम दूर नहीं जब वे पूरे मार्बस का एरिया अपने हाथ में ले लेंगे। एक नोबल कहता है कि लियोन को अपने डिफेंसेस और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। वे सब अलग अलग ओपिनियन दे रहे होते हैं और जिद करने लगते हैं। तभी लियोन उन सबको चुप करा देता है और वेट करने को कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसे डिसीजंस सोच समझकर करने चाहिए। पर नोबल्स उसकी बात नहीं मानते और सोचते हैं कि उनके पास बहुत कम टाइम है, उन्हें खुद कुछ करना होगा। लेकिन लियोन को इस बात का पता है कि अगर उसने प्रेशर और जल्दी में कोई प्लान बनाया तो उसकी फैमिली और हाउस मार्बस खतरे में पड़ सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लियोन सोचता है कि उसके बाप के मरने के बाद, जिसका नाम लॉर्ड रन वॉन मार्बस था, अब सिर्फ वही आखिरी बचा है और सिर्फ 14 साल की एज में उसे हाउस मार्बस का नया लीडर बनना होगा और उसे संभालना होगा। हाउस मार्बस एक टाइम में नेक्रोमांसर्स का पावरफुल क्लैन था, लेकिन अब वे सब बातें हिस्ट्री बुक्स में रह गई हैं, क्योंकि अब इसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। जैसे कि वह अभी बहुत छोटा है, इसलिए लियोन को एक लीडर बनने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वह सोचता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो उसे लीडर बनने के बारे में सब कुछ बता दे और उसे सिखा दे कि लीडर कैसे बना जाता है। वह अपना दिमाग चलाता है और सोचता है कि ऐसे मुश्किल टाइम में अगर उसकी जगह उसके पेरेंट्स होते तो वे क्या करते। लियोन जानता है कि उसके पेरेंट्स इस टाइम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वे मर चुके हैं और अपनी कब्र में होते हुए वे उसे कुछ भी नहीं बता सकते। फिर भी उसे इस टाइम किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे लीड कर सके और एक अच्छा लीडर बना सके। सिल्वेस्टर के अटैक के बाद मार्बस में हर जगह मायूसी छा गई है और ऐसे मुश्किल टाइम में लियोन अपने घर को वे पुरानी खुशियां वापस दिलाना चाहता है। फिर लियोन उस ऑफिस में जाता है जो कभी वेलन वॉन मार्बस का हुआ करता था, जिसने हाउस मार्बस की शुरुआत की थी और जो अपने टाइम में पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला नेक्रोमांसर था। कहा जाता है कि हाउस मार्बस को उसी की वजह से इतना फेम और नाम मिला, क्योंकि वेलन एक पावरफुल नेक्रोमांसर था और इसी वजह से वह बैटलफील्ड में बहुत फेमस था। लेकिन उस पावरफुल नेक्रोमांसर के मरने के बाद हाउस मार्बस में दोबारा उस जैसा पावरफुल नेक्रोमांसर कभी पैदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से धीरे धीरे हाउस मार्बस खत्म होना शुरू हो गया और आखिरकार हाउस मार्बस पर इतना बुरा टाइम आया कि उसके लॉर्ड को अपने बेटे के हाथों मरना पड़ा। उस ऑफिस में एंट्री होते ही लियोन एक बुक उठाता है जिसमें उसकी फैमिली की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। हाउस मार्बस को बनाने वाले वेलन वॉन मार्बस की पर्सनालिटी काफी इंटरेस्टिंग थी। एक हाथ के इशारे से वह अपने दुश्मनों को मौत के तूफान की तरह उड़ा देता था और उसके अटैक्स से बड़ी बड़ी आर्मीज बस लाशों का ढेर बन जाती थी। सिर्फ 2 महीने में उसने ईस्ट के सारे एरिया पर कब्जा कर लिया था। कहा जाता है कि वेलन वॉन मार्बस ने शैतान मार्बस से एक समझौता किया और इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट जो नेक्रोमेंसी का था उसे खोला, और यह सब उस शैतानी किताब नेक्रोनॉमिकॉन की वजह से पॉसिबल हुआ, जिसने उसे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल किंग बनने की पावर दी। और लियोन के सामने वही शैतानी नेक्रोनॉमिकॉन बुक है। ये एक प्राइसलेस खजाना है जो उन्हें अपने फाउंडर से मिला। ये वही बुक है जिसने हाउस मार्बस को इस पूरे कॉन्टिनेंट का अकेला सबसे पावरफुल नेक्रोमांसर्स का परिवार बनाया। जब लियोन किताब खोलता है, उसे एक ऊंची आवाज सुनाई देती है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। लियोन समझता है कि यह मिस्टीरियस आवाज शायद कोई ट्रिक है, पर उसे यह समझ नहीं आता कि वह इसे कैसे सुन रहा है, क्योंकि ऑफिस एक पावरफुल एंटी मैजिक फील्ड से कवर्ड है। फिर भी वह उस आवाज का जवाब देता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि वह किससे बात कर रहा है। तभी दोबारा आवाज आती है और लियोन से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बुक उसे या उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लियोन को समझ नहीं आता कि उसे इस शैतानी बुक की बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। अचानक लियोन एक दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट होने लगता है। जैसे ही वह दूसरे डायमेंशन में जाता है, तभी एक बड़ा सा खतरनाक शेर उसके सामने आ जाता है। लियोन उस शेर को देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह अपना होश संभालता है और उस शेर से पूछता है कि वह कहाँ है। ये सुनकर शेर समझ जाता है कि शायद लियोन पहली बार यहाँ आया है और इसे इस काले शेर के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब उसके बाप दादा ने उसे कभी ऐसे क्रीचर्स के बारे में नहीं बताया। तभी उस शेर को लियोन का बाप रन याद आता है, लेकिन वह देखता है कि उसका माना बाइंडिंग का रिलेशन जो उसे रन के साथ जोड़ता था
वह अब टूट चुका है। उसे एकदम गुस्सा आ जाता है और घुर्राते हुए शेर लियोन से कहता है कि उसका बाप एक वीक किंगडम का लॉर्ड होने के बावजूद एक अच्छा इंसान था, जबकि उसे चालाक होना चाहिए था। इस वजह से शेर को उसके मरने से इतनी हैरानी नहीं हुई। फिर शेर लियोन से पूछता है कि उसके बाप को किसने मारा है। इतने बड़े मॉन्स्टर से बिना डरे लियोन कहता है कि उसने खुद अपने बाप की जान ली है। यह सुनकर शेर गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन लियोन को नुकसान पहुंचाने से पहले वह एक बार फिर पूछता है कि क्या सच में उसने अपने बाप को मारा है। लियोन उसे फिर वही जवाब देता है और बताता है कि उसने ही अपने बाप की जान ली है। शेर का गुस्सा आसमान तक पहुंच जाता है। तभी एक अजीब तरह का रेड वाटर लियोन पर गिरता है, जिसके थ्रू शेर उसकी मेमोरीज को देखता है। उसकी यादों में जाकर वह देखता है कि लियोन अपने बाप को मारने से पहले और बाद में बिल्कुल फीलिंगलेस और सैड था। शेर समझ जाता है कि उस टाइम लियोन अपने होश में नहीं था, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। जिस मशीन से उसके बाप को मारा गया उसे चलाने वाले हाथ लियोन के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने बाप को मारा है। ये सब सुनने के बाद भी लियोन जिद करता है कि इस सब का वही जिम्मेदार है और इस सच को इग्नोर करने का कोई फायदा नहीं। तभी काला शेर लियोन में कुछ अजीब फील करता है, जो मायूसी से भी ज्यादा है। उसे लियोन में एक पावरफुल ऑरा फील होता है, जो लियोन की बॉडी से बहुत तेजी से निकल रहा है। उसका ऑरा इतना पावरफुल है कि उसे देखकर यह बड़ा शेर भी बिल्ली की तरह डरने लगता है। ये देखकर शेर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अब लियोन उसके बाप से भी पावरफुल नेक्रोमांसर बन सकता है। फिर शेर थोड़ा सुकून से बात करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वह मरबास है और वह हेल के 72 शैतानों में से एक है। काफी सालों पहले उसने शैतानी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था। उसका इंसानों की जिंदगी में पहला दोस्त वेलेन वॉन मार्बस बना था। वह लियोन को यह भी बताता है कि हाउस मार्बास को उसी ने नेक्रोमेंसी की पावर दी है। यह सुनकर लियोन को याद आता है कि उसने ये स्टोरीज पहले भी सुनी है। लियोन ये बात पहले से जानता है कि जब वेलेन ने हाउस मार्बस बनाया तो उस टाइम उनके साथ ये शेर ही था जिसने उन्हें नेक्रोमेंसी की टेक्निक्स सिखाई और सारी पावर्स दी। यह बात सुनकर शेर अग्री करता है और कहता है कि अब वह नेक्रोनॉमिकॉन के अंदर फंसा हुआ है। यह सुनकर लियोन हैरान हो जाता है, यह जानते हुए कि वह शेर एक बहुत पावरफुल शैतान है, फिर भी यह बुक में कैसे बंद है। लियोन को यह भी याद है कि वेलेन ने हमेशा कहा कि नेक्रोमेंसी मार्बस के खून में है, तो उसे समझ नहीं आता कि इस शेर मार्बस ने हाउस मार्बस को क्यों छोड़ा। लियोन को परेशानी में सोचता देखकर शेर समझ जाता है कि कुछ गलत है और उससे पूछता है कि बात क्या है। लियोन उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हुए कहता है कि जब से वेलेन इस दुनिया से गया है उसके बाद से हाउस मार्बस ने उस जैसा कोई नेक्रोमेंसर पैदा नहीं किया, और लियोन को लगता है कि ऐसा इस वजह से है कि उस शेर ने हाउस मार्बस को छोड़ दिया था। अगर वह अब भी वहां होता तो शायद कोई और पावरफुल नेक्रोमेंसर पैदा हो जाता। शेर उसकी बात सुनता है और उसे समझाते हुए कहता है कि लियोन और उसके परिवार को असली नेक्रोमेंसर की शक्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे उस शक्ति को धारण करने के लिए बहुत कमजोर हैं और एक शक्तिशाली पात्र पैदा नहीं कर सके। वेलेन के जाने के बाद उसकी फैमिली में उस जैसा पावरफुल कोई नहीं था। हाउस मर्बस के तबाह होने की एक ही वजह है और वह है उनका वीक होना। थोड़ी देर सोचने के बाद लियोन शेर की बात को मान लेता है। आखिर ये नेचर का रूल है कि पावरफुल हमेशा कमजोर को खा जाता है। यही वजह है कि उसे अपने बाप के मरने का ज्यादा दुख नहीं है, क्योंकि उसका बाप वैसे भी इतना पावरफुल नहीं था और उसमें कुछ खास नहीं था। फिर भी लियोन फैसला करता है कि जो काम उसका बाप नहीं कर सका वह काम लियोन खुद करेगा और सारा बोझ अब वह खुद उठाएगा, क्योंकि शेर उसे कहता है कि वह अब भी उनके साथ है और उसकी हेल्प करेगा। इसलिए लियोन में काफी हौसला आ गया है, क्योंकि अब उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसे सब कुछ सिखा सकता है। लियोन उस शेर से एक फेवर मांगता है, लेकिन शेर उसे याद दिलाता है कि फेवर एक अच्छाई का काम है जिसमें एक पार्टी को फायदा होता है और फेवर देने वाले को एक तरह से नुकसान होता है। क्योंकि वह शेर एक डीमन है और एक डीमन होने के नाते वह शेर फेवर के बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट पसंद करता है। ये सोचकर लियोन डिसाइड करता है कि वह नेक्रोमेंसी की पावर के लिए कुछ भी करेगा। वह शेर को तंग करने के लिए पूछता है कि क्या ये डीमन सच में उसे इतनी बड़ी पावर दे सकता है। यह सुनकर शेर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि लियोन उसकी एबिलिटीज पर शक कर रहा है, लेकिन शेर उल्टा लियोन से सवाल करता है कि क्या लियोन खुद इतनी ज्यादा पावर संभाल सकता है। लियोन बिना सोचे कहता है कि वह इसके लिए पूरा रेडी है। अगर वह कोई नॉर्मल इंसान होता तो इस शेर जैसे खतरनाक डीमन से बात ही न कर सकता, क्योंकि कहा जाता है कि नॉर्मल लोग शैतान के सामने आते ही अपनी सारी एनर्जी खो देते हैं, बेहोश हो जाते हैं और आखिर में जान से जाते हैं। लेकिन लियोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वह अभी तक उस डीमन के सामने जिंदा सलामत खड़ा है, जो इस बात का प्रूफ है कि वह नेक्रोमेंसी की पावर को कंट्रोल कर सकता है। यह सुनकर शेर एक्सेप्ट कर लेता है कि लियोन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और हो सकता है कि वह नेक्रोमेंसी की पावर को कंट्रोल कर ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए डीमन शेर लियोन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चूंकि यह एक कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए लियोन को बदले में कुछ देना होगा। लियोन कहता है कि जो भी शेर मांगेगा लियोन वह देने को तैयार है और पूछता है कि शेर इस पावर के बदले में क्या चाहता है। शेर हंसकर बोलता है कि उसे लियोन की पूरी जिंदगी चाहिए। यह सुनकर लियोन के कानों में म्यूजिक बजता है, क्योंकि वह अपनी छोटी सी जिंदगी का हर हिस्सा इस पावरफुल शैतान मार्बस को देने को तैयार है।
दूसरी दुनिया में मार्बस के घर के सारे नोबल्स की मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में लियोन के अलावा सब हैं क्योंकि उसे बुलाया ही नहीं गया। वहाँ एक व्हाइट बियर्ड वाला आदमी भी होता है जिसका नाम सर जॉन है। वह उन सब नोबल्स के आगे अपनी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि लॉर्ड लियोन में अब इतनी ताकत नहीं कि वह इस घर के बड़े फैसले कर सके। उसे लगता है कि बाकी सब भी उसकी इस बात से अग्री होंगे, लेकिन बाकी सब चुप चुप रहते हैं और उनकी खामोशी से पता लगता है कि वे सब इस बात से अग्री करते हैं। इसलिए सर जॉन कहता है कि अब से वह इस घर के सारे मसले संभालेगा। उसे लगता है कि उसे यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वह लॉर्ड लियोन का चाचा है, जिसका मतलब है कि वह पिछले लॉर्ड का सबसे करीबी रिश्तेदार है। यह कहने के बाद वह बाकी नोबल्स को एक चांस देता है कि अगर किसी को उसके घर का लॉर्ड बनने से मसला है तो वह अभी बोले। एक आदमी जल्दी से सर केराव का साथ देते हुए कहता है कि एक छोटे से बच्चे के अंडर काम करना बेवकूफ़ी है, जो अभी बड़ा भी नहीं हुआ बल्कि सिर्फ 15 साल का है। वह नहीं चाहता कि वे लियोन जैसे ऐसे नालायक बच्चे को इंपॉर्टेंट फैसले करने दें। धीरे धीरे बाकी लोग भी सर केराव को घर के काम संभालने के लिए वोट देते हैं, लेकिन एक मोटा आदमी इस सब से अग्री नहीं करता। उसे लगता है कि लॉर्ड लियोन ही पिछले लॉर्ड का अकेला वारिस है और उनके घर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाप के मरने के बाद बेटे की जगह चाचा या किसी और को अगला लॉर्ड बनाया गया हो। उसके इस जवाब को सुनने के बाद एक आदमी उसे घूरता है और कहता है कि अगर पूरा घर ही खत्म हो गया तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी। इस मुश्किल टाइम में हाउस सिल्वेस्टर की फौज मर्बस के खिलाफ अटैक्स कर रही है। वह उस मोटे आदमी की इस बात से अग्री करता है कि लियोन को ही अगला लॉर्ड बनना चाहिए, लेकिन जब सब मरने वाले हैं तो एक कमजोर बच्चा उन्हें कैसे बचाएगा। लेकिन मोटा आदमी अपने दोस्तों की इन बातों से फिर भी अग्री नहीं करता। उसे लगता है कि यहाँ बैठा हर बंदा सिर्फ इसलिए यहाँ मौजूद है क्योंकि पिछले लॉर्ड ने उन्हें ये जगह दी थी। इसलिए सबका फर्ज है कि वे सब इस घर के लिए आखिरी दम तक लड़ें। भले ही अभी का लॉर्ड इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर सब मिलकर उसका साथ देंगे तो शायद वे जीत सकते हैं। सारे नोबल्स सर जॉन के साथ अग्री करते हैं, लेकिन मोटे आदमी को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि सर जॉन लियोन से उसका हक छीन रहा है। वैसे इस मोटे आदमी का नाम पुलेन है और यह आदमी लियोन के बाप के साथ भी बहुत लॉयल रहा है। यह सब सुनकर सर जॉन खड़ा होता है और कहता है कि हैरानी की बात है कि अभी भी पुराने लॉर्ड का कम से कम एक वफादार तो है। पुलिन सर जॉन से उसकी बकवास बंद करने को कहता है और पूछता है कि वह साफ साफ बोले कि वह क्या चाहता है। जॉन शैतानी आवाज में उसे जवाब देता है कि पुलिन भले ही लॉयल हो, लेकिन उसमें इतनी अकल नहीं है कि वह देखे कि बात पक्की हो चुकी है। अब वह जो चाहे कर ले, लियोन को कोई अपना सरदार नहीं मानेगा। वह पुलिन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी बॉडी से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा है। वह पुलिन को धमकी देकर कहता है कि उसे बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। वह उसे याद दिलाता है कि सब यहाँ एक ही वजह से इकट्ठे हुए हैं। ये सब यहाँ एक मुश्किल फैसला लेने के लिए आए हैं जो फ्यूचर में इस घर के लिए फायदा देगा। इसलिए वह पुलिन को कहता है कि वह उनके रास्ते में न आए, वरना एक गलत डिसीजन से बहुत से लोगों की जान जा सकती है। दूसरी तरफ लियोन और मार्बस आपस में बात कर रहे होते हैं। शेर उसे बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बदलने से उसकी असली पावर पर लिमिट लग गई है। वह लियोन को बताता है कि उसके बाप रन के साथ उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसका बाप बहुत भोला और बेवकूफ आदमी था। रन के पास लियोन से काफी ज्यादा माना एनर्जी थी। माना की बात सुनते ही लियोन को याद आता है कि जब भी कोई डीमन जो इंसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसे अपना माना रिफिल करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर से मैजिक एनर्जी लेनी होती है। तो लियोन शेर से पूछता है कि इस हालत में वह क्या करेगा। काला शेर अपनी उंगली से चुटकी बजाता है और एक छोटी प्यारी सी बिल्ली बन जाता है। वह कहता है कि इस फॉर्म में वह कम एनर्जी खींचेगा। लियोन कहता है कि इस नई फॉर्म में काला शेर एक प्यारे पेट जैसा लग रहा है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह एक पावरफुल डीमन हो सकता है, लेकिन लियोन का उसे प्यारा पेट कहना शेर को अच्छा नहीं लगा, तो वह लियोन को गुस्से से देखता है। इससे साफ पता लगता है कि वह बहुत गुस्से में है। यह सब करने के बाद शेर कहता है कि अब अगले स्टेप पर जाने का टाइम आ चुका है। लियोन हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगला स्टेप क्या है। काला शेर उससे उल्टा सवाल करता है कि क्या वह भूल गया कि उसने वेलेन जैसी अनलिमिटेड पावर मांगी थी। यह सुनकर लियोन कहता है कि हाँ, वह उसी जैसी पावर चाहता है। फिर शेर उससे कहता है कि अगर लियोन अपने फाउंडर वेलेन जैसी पावर चाहता है तो उस पोजीशन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, लियोन को उसके फुटस्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगले स्टेप को पूरा करने के लिए वे लोग वेलेन की छुपी हुई ग्रेव की तरफ जाने का सफर शुरू करेंगे। लेकिन सफर शुरू होने से पहले शेर लियोन को वार्निंग देता है कि यह काम बहुत खतरनाक है और उसकी जान भी जा सकती है। ये बताने के बाद वह उससे पूछता है कि क्या वह अब भी जाना चाहता है। लियोन उस शेर को ऐसे देखता है जैसे शेर को लग रहा हो कि वह मजाक कर रहा है। वह उसे कहता है कि वह आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। फिर शेर अपने छोटे छोटे पंजों पर चलना शुरू करता है और लियोन को रास्ता दिखाता है। थोड़ी देर चलने के बाद लियोन को ऐसा लगता है कि वह हाउस मर्बस के घने जंगल में आ चुका है। काला शेर उसे बताता है कि यह जंगल उन लोगों के लिए एक असीमित भूल भुलैया है जो मरबास के खून से नहीं है। लियोन ने इसके बारे में पहले भी सुना है क्योंकि उसके बाप ने बताया था कि सिर्फ असली लीडर ही उस सीक्रेट ग्रेव में कदम रख सकता है। लेकिन एक बात लियोन को समझ नहीं आती, अगर यह जगह उसके बाप दादा को हमेशा नेक्रोमेंसी की पावर देती रही है तो हाउस मार्बस में एक पावरफुल नेक्रोमेंसर क्यों पैदा नहीं हुआ।
शेर उसका सवाल सुनता है और उसे इस बात का सीक्रेट बताता है कि आज तक एक भी बंदा उस टेस्ट को पास नहीं कर सका जो नेक्रोमेंसी की पावर हासिल करने का सबसे पहला जरूरी टेस्ट होता है। आज तक कोई भी इस फॉग में से गुजर नहीं पाया। जब वे लोग एक खास जगह पर पहुंचते हैं, शेर अपना छोटा पंजा उठाता है और लियोन को रुकने का इशारा करता है। यहाँ से उनका टेस्ट शुरू होने वाला है। टेस्ट सिंपल है, लियोन को केव्स में उतरना है, लेकिन अनजाने इलाके में जाने से पहले शेर उसे कहता है कि वह उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये लियोन की एबिलिटीज का टेस्ट होगा। शेर उसे आखिरी काम की बात बताता है कि लियोन हमेशा नेक्रोनॉमिकॉन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, क्योंकि उसमें उस पावर तक जाने का रास्ता है जो लियोन चाहता है। जब लियोन और अंदर जाता है, अचानक उसका सामना ग्रीन कलर के मॉन्स्टर से होता है जिन्हें हम गॉब्लिन कहते हैं। लेकिन यह गॉब्लिन अकेला नहीं है, यहाँ एक औरत भी है जिसको इन गॉब्लिन्स ने बांध कर रखा हुआ है और वे उसे बांधकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उसी वक्त नेक्रोनॉमिकॉन रिएक्ट करता है और खुद ही खुल जाता है और तभी लियोन की नज़र उसके एक पेज पर लिखी कुछ अजीब लाइन्स पर पड़ती है। नेक्रोनॉमिकॉन में लिखा होता है कि नेक्रोमेंसी की पावर हासिल करने का रास्ता डेड बॉडीज को जिंदा करने का सीक्रेट सीखने से शुरू होता है। इसी के साथ गॉब्लिन लियोन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लियोन बुक में एक और लाइन पढ़ता है जिसमें लिखा है कि उसे अपना सफर शुरू करने के लिए जिंदा लोगों की जान लेनी होगी। जैसे कि शेर ने उसे बताया था कि उसे नेक्रोनॉमिकॉन की बातों को फॉलो करना है, इसलिए वह अपनी तलवार निकालता है और गॉब्लिन्स के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। गॉब्लिन्स ये देखकर अपने वेपन्स लेकर उस पर अटैक कर देते हैं। लियोन अपनी छोटी सोर्ड घुमाता है और एक गॉब्लिन को काट देता है। इस तरह उसने अपना पहला किल कर लिया है। लियोन को एक पुराना सीन याद आता है जहां लियोन अपने बाप के साथ ग्रेवयार्ड में खड़ा है। उसका बाप उससे कहता है कि जो वह बोलने वाला है उसे लियोन को ध्यान से सुनना होगा। हाउस मार्बस में उसका बाप उसे बताता है कि उनके क्लैन के लिए सबसे बड़ी चीज डेथ है। मार्बस नेक्रोमांसर्स का घर है जो मरे हुए लोगों पर राज करता है। उनके लिए डेथ को रिवर्स करना सबसे बड़ी बात है। उस वक्त लियोन सोचता है कि क्या किसी मरे हुए को जिंदा करना भी पॉसिबल हो सकता है। उसने हमेशा सोचा था कि नेक्रोमांसर्स को पावर लेने के लिए किसी को मारना पड़ता है, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या ना हो। उसका बाप कहता है कि पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लोग ब्लैक मेजेस से डरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे मेजेस सच में ही विलेंस हों। यह कहते हुए लियोन का बाप उसे प्रॉमिस करने को कहता है कि चाहे उसका सामना किसी से भी हो, अगर उसके पास जिंदा करने या मारने की पावर है तो वह उनको सुकून की मौत देगा। यह सवाल लियोन के दिमाग में रह जाता है और कभी कभी वह सोचता है कि हर दुश्मन के साथ क्या उसे ऐसे ही करना होगा, क्या उसे सबको सुकून की मौत देनी होगी। वह यह सब सोच रहा होता है और इतने में उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं। तभी वही सवाल उसके दिमाग में आता है। लेकिन इस सब के बाद भी उसे लगता है कि इन कमीने मॉन्स्टर्स को दर्दनाक मौत देनी चाहिए। लेकिन सबसे कम दर्द वाला तरीका यह है कि वह उनकी नेक पर निशाना लगाए और इतना तेजी से अटैक करे कि एक ही बार में उनकी मौत हो जाए और उन्हें कम से कम दर्द हो। यह सब देखकर काला शेर हैरान हो जाता है यह देखकर कि लियोन ने अपना पहला किल इतनी आसानी से कर दिया। देखा जाए तो लियोन के पास अच्छी सोर्ड भी नहीं है, न उसके पास फाइट का ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी उसने एक प्रोफेशनल वॉरियर की तरह नेक पर अटैक किया। एक पल के लिए शेर सोचता है कि शायद यह उसका गुड लक था या कोई नेचुरल टैलेंट था, लेकिन जैसे ही और गॉब्लिन्स अटैक करेंगे, शेर को सब क्लियर हो जाएगा कि क्या ये लक है या लियोन की असली पावर। दूसरी तरफ लियोन के दिमाग में काफी ख्याल आते हैं। देखा जाए तो उसे भी यही लगता है कि उसका अभी का किल उसकी स्किल से ज्यादा गुड लक था। उसे लगता है कि इन ग्रीन गॉब्लिन्स से फाइट करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि गॉब्लिन्स नेचुरली चालाक और कमीने होते हैं और ऊपर से उसे अंधेरे की वजह से सही से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और जैसे ही वह किसी गॉब्लिन को मारता है, अंधेरा और बढ़ जाता है। लियोन देखता है कि हर गॉब्लिन के मरने पर टॉर्च बुझ रही है। उसे समझ आ गया है कि उसे अंधेरे में फाइट करने के लिए रेडी होना होगा। दुश्मन को पूरा काटने के बजाय वह अब तेजी से बस उन पर अटैक करके वहां से निकलने पर फोकस करता है। वह अपना अटैक शुरू करता है और जैसे ही एक गॉब्लिन मारता है, साथ ही एक और टॉर्च भी बुझ जाती है। अंधेरा होने के बाद भी लियोन की आंखें एडजस्ट हो रही हैं, इसलिए अब वह काफी कुछ आसानी से देख सकता है। उसे बस एक बात की फिक्र है, दरअसल उसका डैगर इतना खास नहीं है और उसकी कंडीशन बार बार अटैक करने से खराब होती जा रही है। उसे इस डैगर से ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। अचानक एक गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए हवा में जंप लगाता है, लेकिन लियोन जल्दी से अपनी तलवार उसकी तरफ फेंकता है और उसका फेस काट देता है। यह देखकर शेर हैरान हो जाता है कि लियोन ने अपना इकलौता वेपन ऐसी लड़ाई के बीच में फेंक दिया। उसे लगता है कि यह पागलपन है, पर लियोन ने तलवार इसलिए फेंकी क्योंकि वह एक बड़ी और पावरफुल सोर्ड पकड़ना चाहता था। जब उसे वैसी तलवार मिलती है, वह उसे एक स्किल्ड फाइटर की तरह घुमाता है और एक ही अटैक में गॉब्लिन को मार देता है। थोड़ा सा खतरा कम होने के बाद वह उस लड़की के पास जाता है जो साइड में बंधी है और उसे खोलना शुरू करता है। वह औरत उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है। ये ऐसा सीन है जैसे एक परी की जान हीरो ने बचाई हो, लेकिन उस औरत की ये प्यारी सी स्टोरी एक बुरा टर्न लेती है। अभी वह औरत अपना शुक्रिया पूरा भी नहीं करती कि लियोन एकदम उसके सीने के बीच में अपनी तलवार घुसा देता है। जैसे ही तलवार लगती है, लियोन को उसके बाप की एक एडवाइस याद आती है। उसके बाप ने उसे बताया था कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों की फॉर्म ले सकते हैं और उसके बाप ने अपने एडवेंचर्स में ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स का सामना किया था। लियोन ने उसकी एडवाइस याद रखी और आखिर उसकी वह एडवाइस आज उसके काम आ गई, वरना उसकी जान भी जा सकती थी।
लियोन उस औरत पर जरा भी रहम नहीं करता और एक बार फिर सोर्ड उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वह दर्द से चीखती है। दरअसल उसे अपने बाप की बातें फिर से याद आती हैं, जिसकी वजह से वह यह दूसरा अटैक करता है, क्योंकि उसने लियोन से साफ कहा था कि जो लोग धोखा देते हैं और दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं उन्हें दर्दनाक मौत ही मिलनी चाहिए। उन्हें वही दर्द फील करना चाहिए जो उनके शिकार किए गए लोगों ने किया है। इसलिए लियोन सोचता है कि इस औरत को यह सबका दर्द देकर सिखाना चाहिए। जब वह उसे सताना शुरू करता है, उसकी चीखें पूरे डंजन में गूंजती हैं। उसकी औरत के मरने के साथ ही उस केव की आखिरी टॉर्च भी बुझ जाती है। दूसरी तरफ लियोन का चाचा सर जॉन एक होटल में लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। उसके आसपास खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं जिनके साथ वह एंजॉय कर रहा है। उसे पूरा यकीन है कि जल्द ही हाउस मार्बास उसके अंडर होगा और वह उस पर रूल करेगा। उसके लेफ्ट साइड पर एक शैतान औरत बैठी है जिसे लगता है कि हाउस मार्बास पर सर जॉन ही रूल करेगा। वह भी यही सोचती है कि हाउस मार्बास को रूल करने के लिए लियोन से ज्यादा फिट सर जॉन है। आसपास बैठी लड़कियां सर जॉन की तारीफ करती जा रही हैं और सर जॉन भी इस सबको एंजॉय करता है। उसे लगता है कि वह लियोन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर लियोन रूल करता रहा तो वह हाउस मार्बस को खत्म कर देगा। सर जॉन को यकीन है कि अगर वह हाउस मार्बस की पावर संभालेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यह कमीना खुशी से हंस रहा होता है, तभी सामने बैठा एक ब्राउन बालों वाला आदमी सोचता है कि वे लियोन का क्या करेंगे, क्योंकि वह चुप नहीं बैठेगा। वह बताता है कि हाउस मेंबर्स लियोन के बाप के बहुत वफादार थे, इसलिए उसे हटाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सर जॉन उसे तसल्ली देता है और प्रॉमिस करता है कि उसका प्लान रेडी है। वह लियोन को मारने का प्लान बना रहा है और उसे ऐसे मारेगा कि लोगों को लगेगा उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी, क्योंकि मरे हुए लोग कोई बात नहीं बता सकते और एक्सीडेंट की जगह उस पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे आसानी से मार सकते हैं। ब्राउन बालों वाला आदमी ये सब सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अगर लियोन मर गया तो वह कुछ नहीं बता सकेगा। वैसे भी नेक्रोमेंसी की पावर का इस्तेमाल करके लोगों को जिंदा करना अब हिस्ट्री बुक्स में ही रह गया है। आखिरी बार हजारों साल पहले किसी ने इस पावर का इस्तेमाल करके मुर्दों को जिंदा किया था। फिर ड्रिंक के एक टोस्ट के साथ वे अपनी सोची हुई जीत को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड एलन, जो कि हाउस सिल्वेस्टर का हेड है, अपने आदमियों के साथ होता है। वह अपने आदमियों से मार्बस को हराने के प्लान के बारे में पूछता है। एक आदमी उसे बताता है कि सर जॉन अब हाउस सिल्वेस्टर का अगला निशाना है, बस उन्हें इंपीरियल हाउस से पूरी वॉर करने के लिए ऑफिशियल परमिशन चाहिए। लॉर्ड एलन को यह सुनकर काफी मजा आता है। उसे ये बात सोचकर हंसी आती है कि हाउस मर्बस के लोगों को लगता है कि दुश्मन हमला नहीं करेगा, जबकि पहला अटैक अभी पुराना नहीं हुआ। एलन के चमचे उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यह सब उसकी प्लानिंग और चालाकी के बिना कभी भी पॉसिबल न होता। वह सर जॉन का भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उससे हाउस सिल्वेस्टर का ही फायदा होगा। उसे यह सोचकर खुशी होती है कि हाउस मार्बस जैसे एक पावरफुल हाउस की एंडिंग उनके ही एक गद्दार की वजह से होगी। वह अपने आदमियों को अटैक के लिए जल्दी रेडी होने का ऑर्डर देता है। एलन को लगता है कि उसकी किस्मत चमक रही है, उसका प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। पहले लियोन का बेवकूफ बाप जिसका सर उसके अपने बेटे ने काटा, अब वह बेटा खुद अगला शिकार बनने वाला है। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि जिसे मारने के लिए वह जाल बिछा रहा है वह खुद उसी जाल में फंसने वाला है। वापस डंजन में लियोन उस आखिरी मॉन्स्टर को खत्म कर चुका है और डंजन में पूरा अंधेरा हो गया है, क्योंकि सारी टॉर्चेस बुझ चुकी हैं। लियोन कहता है कि इसका मतलब वह औरत आखिरी मॉन्स्टर थी जिसे मारना शायद टेस्ट का मेन पार्ट था। जैसे ही वह यह बोलता है, टॉर्चेस फिर से जलने लगती है और फिर से डंजन में रोशनी हो जाती है, जिसे देखकर लियोन को बहुत सुकून मिलता है। काला शेर काफी खुश हो जाता है, यह सोचकर कि लियोन उसका कॉन्ट्रैक्टर है। वह लियोन के ऊपर छलांग लगाता है, जिससे वह खून के तालाब में गिर जाता है। शेर लियोन का पावर लेवल देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि लियोन अकेला एक भरे हुए ऑर्क्स के कैंप को खत्म कर सकता है। उसे इस बात से हैरानी होती है कि लियोन ने न सिर्फ मॉन्स्टर के सीक्रेट का पता लगाया, बल्कि उसकी मेटल से भी स्ट्रॉन्ग बॉडी को इतनी आसानी से काट दिया जैसे कोई मक्खन हो। लियोन उसकी तारीफ से खुश होता है, लेकिन ऑर्क्स से टकराना नहीं चाहता, क्योंकि उसने सुना है कि वे इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। फिर भी शेर हैरान होता है कि लियोन ने उस मॉन्स्टर की औरत वाली फॉर्म को कैसे पहचाना। लियोन कहता है कि इसका जवाब सिंपल है। जब सारी टॉर्चेस बुझ गई थीं तो सिर्फ एक बची रह गई थी। उस टॉर्च में अलग बात यह थी कि उसकी रोशनी का कलर अलग रंग का था, और देखा जाए तो हर मॉन्स्टर के मरने पर एक टॉर्च बुझ रही थी, लेकिन आखिरी टॉर्च आखिर तक जली। पर तब तक सारे मॉन्स्टर्स मर चुके थे और उस वक्त डंजन में सिर्फ वह औरत थी। यह देखकर लियोन को यकीन हो गया था और वह समझ चुका था कि वह औरत एक मॉन्स्टर थी, इसलिए लियोन ने फौरन उसे मार दिया। शेर अब और भी एक्साइटेड हो गया है। नॉर्मली वह इतने छोटे लड़के से उम्मीद नहीं करता कि वह इतनी खतरनाक हालत में इतना कुछ समझ लेगा। जब जान खतरे में होती है तो हालात को समझना तो दूर की बात है, किसी नॉर्मल इंसान के लिए एक्शन लेना भी मुश्किल होता है। फिर भी लियोन ने यह सब आसानी से कर लिया और बिना डरे सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। पहले काले शेर को लियोन के एनर्जी लेवल की फिक्र थी, लेकिन अब उसे लगता है कि किसी की एबिलिटीज को उसके एनर्जी लेवल के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। उसे यकीन है कि लियोन के अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है और वह उसकी इस स्पेशल पावर को देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है।
अब वह देखना चाहता है कि लियोन आगे क्या करने वाला है, क्योंकि लियोन ने अपना पहला टेस्ट पूरा कर लिया है। अब अगले टेस्ट का टाइम आ चुका है। उसका पहला टेस्ट किसी को मारना था और उसने ये टेस्ट अच्छे से कर दिखाया है। तो नेक्रोनोमिकॉन उसे कहता है कि अब अगले टेस्ट में उसे किसी डेड बॉडी को जिंदा करना है। उस बुक की बात सुनने के बाद लियोन सोचता है कि शायद इसका मतलब है कि उसे अब इन मरे हुए गॉब्लिन्स को जिंदा करना है और इसके साथ वह एक पावरफुल नेक्रोमांसर बनने के लिए अपना पहला स्टेप उठाने वाला है। यह बात सोचकर वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लियोन के सामने नेक्रोमेंसी के सीक्रेट्स खुलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद शेर उसे कहता है कि वह मरे हुए गॉब्लिन्स की तरफ देखे और फिर अपनी आइज के थ्रू माना एनर्जी फ्लो करे। यह करने से उन गॉब्लिन्स के साथ मौत के धागे बनेंगे जो उनकी बॉडीज से जुड़ जाएंगे। यह सुनने के बाद लियोन उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और हर स्ट्रिंग को गॉब्लिन्स के साथ अटैच करने में कामयाब हो जाता है। इन स्ट्रिंग्स को डेथ लाइंस कहते हैं, जो किसी जिंदा चीज की लाइफ के एंड पर बनती है और हर स्ट्रिंग उस बॉडी की रूह को इस दुनिया से अगली दुनिया तक जोड़ता है। मरबस बताता है कि नेक्रोमांसर की असली पावर डेड बॉडीज की रूह को उनकी बॉडी से अलग करना है और ये एक्सट्रैक्शन रिचुअल पूरा करने के बाद उसे अपना माना उनकी रूहों में डालकर रीएनिमेशन मैजिक शुरू करना है। लियोन वैसा ही करता है और तभी गॉब्लिन्स एक अजीब एनर्जी के साथ जिंदा होने लग जाते हैं और उनके सिर पर एक निशान बन जाता है। तभी मार्बस एक गॉब्लिन को लियोन पर अटैक करने के लिए यूज करता है, लेकिन जैसे ही वह लियोन के पास पहुंचता है मार्बस उसे रोक देता है। डीमंस की जुबान में इसे ब्रांडिंग कहते हैं और वह बताता है कि डेड बॉडीज को जिंदा करने के काफी तरीके हैं, लेकिन यह तरीका मॉन्स्टर्स के लिए सबसे बेस्ट है। वह उसे प्रॉमिस करता है कि वह उसे बाद में बाकी नेक्रोमेंसी की टेक्निक्स भी सिखाएगा। लियोन ये न्यू टेक्निक सीख कर खड़ा होता है, क्योंकि अब उसे ये सब कुछ खुद रिपीट करना होगा और डेड बॉडीज को अपने माना से जिंदा करना होगा। लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में एक सवाल आता है। उसे अपने बाप दादा की बातें याद आती हैं, तो वह उस शेर से कहता है कि इंसान को जिंदा करना मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अब वह सोच रहा है कि क्या वह इतना पावरफुल है कि एक इंसान को दोबारा जिंदा करके अपना वॉरियर बना सके। मरबस पूछता है कि क्या वह यह पावर यूज करके एक आर्मी बनाना चाहता है। लियोन हाँ कहता है, जिससे शेर उसे तंग करता है और कहता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे लियोन अपना शिकार बनाने का सोच रहा है। लियोन उसे एक नाम बताता है। वह कहता है कि वह सर जॉन को शिकार बनाना चाहता है, जो उसका इकलौता चाचा है और वह एक गद्दार कमीना है जो हाउस मार्बस पर कब्जा करना चाहता है। दरअसल सर जॉन लियोन के बाप को बुरा भला कहता है। वह उसे वीक कहता है और उसे एक बहुत बड़ा बेवकूफ समझता है जो कुछ नहीं कर सकता था। वह खुद को एक चालाक इंसान समझता है और सोचता है कि अपने भाई के मरने के बाद वह इस हाउस के लिए सबसे बेस्ट रूलर बन सकता है और उसे ये प्लान पूरा करने के लिए लियोन का बंदोबस्त करना बाकी है, जो हाउस मार्बस का आखिरी हकदार है। अगर कोई अच्छा इंसान होता तो वह अपने भाई के बेटे की मौत का सोचकर बहुत परेशान होता, लेकिन सर जॉन एक कमीना आदमी है और उसे लगता है कि वह यह सब सही कर रहा है, बल्कि वह यह काम पूरा करके सेलिब्रेट करने का सोच रहा है, जबकि उसे उदास होना चाहिए। लेकिन जब वे लोग अपने ड्रिंक्स पीते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी एक जोरदार ब्लास्ट बिल्डिंग के पास होता है। इस ब्लास्ट की वजह से हॉल में लगा चैंडिलियर टूटकर बीच में गिरता है, जिससे वहां बैठे सब लोग डर जाते हैं। सर जॉन एक पल के लिए सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। वहां बैठे सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि यह जगह जो पूरी तरह स्ट्रॉन्ग मैजिक से प्रोटेक्टेड थी, इस जगह भी इतना बड़ा अटैक हो सकता है। उन्हें सच में डर लगता है, क्योंकि अगर कोई इस मैजिक को तोड़ सकता है तो वह सच में बहुत पावरफुल है। सर जॉन घबराकर इधर उधर देखता है और अपने ग्रुप को चुप रहने का इशारा करता है। फिर वह ऊंची आवाज से पूछता है कि कौन है जिसने यह सब किया, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने बहुत घटिया तरीके से उसकी जान लेने की कोशिश की है। तभी जवाब में लियोन की आवाज आती है, जो अपने चाचा को कहता है कि वह कभी भी इतना घटिया काम नहीं करेगा। वह दूर से अपने चाचा को घूर कर देखता है। सर जॉन उसे एक बेकार नेक्रोमांसर समझता है, जिसका घर बस खत्म होने वाला है। तभी वह अपने आदमियों को इशारा करता है और उन्हें लियोन का काम तमाम करने को कहता है। लेकिन लियोन बिल्कुल सीरियस हो जाता है और सीधा इस बूढ़े को कहता है कि वह हाउस मार्बस का लॉर्ड है, इसलिए उसे लियोन की इज्जत करनी चाहिए। जॉन पूछता है कि वह इतनी रात को यहाँ क्यों आया। लियोन उसकी अकड़ तोड़ते हुए कहता है कि उसे अपने एक नौकर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। वह यहाँ का किंग है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। यह सुनकर जॉन काफी गुस्से में आ जाता है और लियोन को बुरा भला कहता है। वह तंज कसता है कि क्या वह खुद को बहुत पावरफुल समझता है, जो हाउस मार्बस का किंग बन सकता है। वह पूछता है कि क्या लियोन को डर है कि उस जगह कोई और किंग बन जाएगा। यह कहते हुए लियोन का चाचा सोचता है कि अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लियोन को मारने का प्लान पूरा करने का सोचता है, क्योंकि अब लियोन का बाप मर चुका है और अब कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन उसके प्लान को तोड़ते हुए लियोन कहता है कि उसे यह बात अच्छी तरह पता है कि अब वह अकेला है और वह खुद को बचा सकता है। जॉन हंसता है और कहता है कि वह बहुत बड़ा बेवकूफ है, जो अकेला यहाँ आके अपने चाचा से टक्कर ले रहा है। वह खुद ही अपनी जान खतरे में डाल रहा है, उसे जाकर कहीं छुप जाना चाहिए। लेकिन लियोन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि उसने कभी नहीं कहा कि वह यहाँ अकेला आया। जॉन को समझ नहीं आता कि यह लियोन क्या बोल रहा है, लेकिन तभी अचानक उसके नीचे से जमीन जोर से हिलने लगती है। जॉन कांपने लगता है और पूछता है कि यह किस टाइप का मैजिक चल रहा है।
तभी उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। उसके सामने अनडेड बॉडीज होती है और उसे ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये रियल नेक्रोमैंसी है और उसे ये बात बहुत अच्छे से पता है। वह इतना हैरान हो जाता है कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जाता। वह कहता है कि उसका भाई लियोन का बाप जो मर चुका है वह भी अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का मैजिक यूज नहीं कर सका, तो लियोन ने कैसे यूज कर लिया। लियोन उसे बताता है कि हाउस फैमिली की हिस्ट्री में नेक्रोमैंसी से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस सिचुएशन में वह लियोन के आगे बहुत वीक है, लेकिन फिर भी सर जॉन बेवकूफ़ी से अपने आदमियों को उन अनडेड गॉब्लिन्स को मारने का ऑर्डर देता है। वे सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और गॉब्लिन्स को मारने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी अपनी सोर्ड लेकर लियोन पर अटैक करने के लिए भागता है और जैसे ही उसकी तलवार लियोन के फेस तक पहुंचने वाली होती है, एक अनडेड गॉब्लिन उसकी तलवार से टकराता है, जिससे वह एकदम चौंक जाता है। उसे अंदाजा नहीं था कि कोई उसका अटैक इतनी आसानी से रोक सकता है और साथ ही दूसरा गॉब्लिन उसके पेट पर अटैक करता है और उसकी जान ले लेता है। जैसे ही उसकी बॉडी जमीन पर गिरती है, जॉन का फेस डर से भर जाता है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। बाकी अनडेड गॉब्लिन्स जॉन के बचे हुए गार्ड्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उनका काम तमाम कर देते हैं। यह भयानक सीन देखकर सर जॉन सोचता है कि उसका सामना एक पागल से है। गॉब्लिन जॉन के आदमियों को काटकर पीसेस कर देते हैं और सर जॉन यह देखकर बस हैरान हो जाता है और डर के मारे वह हिल भी नहीं सकता। उसने कभी ऐसा कत्लेआम नहीं देखा। उसे कंफर्म हो जाता है कि लियोन नेक्रोमैंसी की पावर यूज कर रहा है। गुस्से और डर से पागल होकर जॉन सोचता है कि यह सब कैसे हो सकता है। अपने हाथ में एक ब्लैक होल बनाते हुए वह लियोन पर चिल्लाता है कि वह नेक्रोमैंसी के असली पावर का गलत यूज कर रहा है। लियोन उसे चुप कराते हुए कहता है कि हाउस मार्बल्स का लीडर होने के नाते वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा। जॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और कहता है कि वह झूठ बोल रहा है क्योंकि नेक्रोमैंसी की पावर खो चुकी है और लियोन का बाप या दादा भी उसे कभी यूज नहीं कर सका, तो ये कैसे यूज कर सकता है। सर जॉन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक छोटा बच्चा इतनी पावरफुल टेक्निक यूज कर सकता है। अपनी बात को प्रूव करने के लिए लियोन हाथ से इशारा करता है और जॉन को वार्निंग देता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर वह अपनी गॉब्लिन आर्मी को जॉन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। गॉब्लिन्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उस पर बेरहमी से वार करते हैं। तभी जॉन अपनी थोड़ी सी पावर से लियोन पर एक अटैक करता है, लेकिन एक गॉब्लिन उससे टकराता है और वह जल जाता है। यह अटैक शायद इंसानों पर कोई इफेक्ट हो सकता है, लेकिन डेड बॉडीज पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वे अटैक के बाद दोबारा खड़े हो गए और फिर से अपना अटैक शुरू कर दिया। जब जॉन को लगा कि उसके अटैक्स काम नहीं कर रहे, तो उसने अपने आदमियों से हेल्प मांगना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने पीछे देखा, उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। जमीन पर लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके सब आदमी मर चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उसने अपनी जान बचाने के लिए ढेर सारे अटैक्स करने शुरू कर दिए, लेकिन इस कंडीशन में उसका मैजिक सही से काम नहीं कर रहा है। सच तो यही है कि वह इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकता। जॉन लियोन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि अपने चाचा के साथ यह सब करके उसने अच्छा नहीं किया और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लियोन अपने चाचा की बकबक को इग्नोर करता है और एक गॉब्लिन को स्पेशल अटैक करने का ऑर्डर देता है। सोर्ड उसके अंदर घुस जाती है और जॉन को तेज दर्द फील होता है। उसका खून जमीन पर गिरने लगता है। वह मैजिक से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खून निकलने की वजह से उसका कंट्रोल और होश खत्म हो जाता है। मरते हुए वह अपनी आखिरी चाल चलता है और लियोन को कहता है कि उसने अपने ही चाचा को मारा, इसलिए वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। तभी लियोन को एक पुरानी बात याद आती है जो उसके बाप ने इस कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में उससे कही थी। सोचते हुए लियोन जॉन को समझाता है कि एक टाइम में 2 लोग नहीं जीत सकते, एक न एक को हारना होता है। जॉन सोचता है कि शायद लियोन उसे लेक्चर देकर टाइम जाया कर रहा है, लेकिन लियोन अपनी बात जारी रखता है और कहता है कि उसने बिना किसी फीलिंग के अपने चाचा को मारा, लेकिन ये सब उसने एक किताब से सीखा है। फिर लियोन उसे कहता है कि माफ करने का हक सिर्फ जीतने वाले को मिलता है और कार्ल भी कभी जीतने वालों में से था, लेकिन उसने अपने ही लीडर को पावर के लिए धोखा दिया। अब हालात बदल चुके हैं। ये कड़वी लेकिन सच बातें सुनकर जॉन को दुख होता है, लेकिन लियोन फिर भी उसकी मौत के टाइम पर उसके सामने सच बोलता जाता है। वह अपने चाचा को उसके आखिरी टाइम पर बाय तक नहीं कहता और कहता है कि उसे अपनी अगली जिंदगी में भी दर्द ही मिलेगा। लियोन उससे कहता है कि वह यह दिन है और फिर वह जॉन की जान छीनकर उसे सजा देने का प्लान बनाता है। गॉब्लिन अपनी तलवार घुमाते हैं और उस बूढ़े जॉन की जिंदगी एक दर्दनाक चीख के साथ खत्म हो जाती है। जॉन के मरने पर मार्बस लियोन के इस काम से थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है। उसे इस बात से काफी हैरानी होती है कि एक न्यू नेक्रोमैंसर होने के बाद भी लियोन के अंदर काफी ज्यादा पावर है। ऐसा लगता है जैसे लियोन को 10 साल का एक्सपीरियंस हो। यह सब करने के बाद लियोन के दिमाग में एक ऐसा प्लान आता है जिसे सुनकर एक दफा शेर भी डर जाता है।
तभी हम देखते हैं कि काउंसिल मीटिंग होने वाली है, जहां कुछ नोबल्स कहते हैं कि जॉन ने एक और मीटिंग क्यों बुलाई है। उन्हें समझ नहीं आता कि वह आखिर उन सबको इतना परेशान क्यों कर रहा है। एक गंजा आदमी सोचता है कि यह मीटिंग अर्जेंटली बुलाई गई है, हो सकता है कि उसे कोई जरूरी बात करनी हो। वे लोग ये बात जानकर खुश होते हैं कि हाउस सिल्वेस्टर ने पीस ट्रीटी तोड़ी है और हाउस मरबस जब अपनी वीकेस्ट पोजीशन में है उस पर जालिमों की तरह अटैक किया है। ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि ऐसा बड़ा समझौता तोड़ना दुश्मन घर के लिए बड़ी हिम्मत का काम होगा। उन्हें इस बात की खुशी है कि हाउस सिल्वेस्टर को अपनी इस बेवकूफी पर मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि क्लैन हेड्स की परमिशन के बिना वॉर कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो वे थोड़े सुकून में हो जाते हैं और जॉन के आने का इंतजार करते हैं। तभी वे सब देखते हैं कि कोई आ रहा है, लेकिन वह जॉन नहीं बल्कि एक छोटा लड़का है, जिसके हर स्टेप से काउंसिल मेंबर्स को डर फील होता है और वे सोच में पड़ जाते हैं कि लियोन यहाँ कैसे आ सकता है। उन्हें समझ नहीं आता कि लियोन यहाँ क्यों आया है, जबकि मीटिंग जॉन ने बुलाई थी। लियोन के यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। लियोन आते ही टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा पॉइंट पर आता है। वह कहता है कि वे सब जॉन के आने का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उसके पास एक एक्साइटिंग न्यूज है। जॉन अब से मीटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वह अब काम का नहीं रहा और मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। उन्हें समझ नहीं आता कि इस बात का क्या मतलब है। तो एक नोबल लियोन से साफ साफ कहने को कहता है। लियोन सुकून से अपनी चेयर पर बैठता है और फिर सबको जॉन की मौत के बारे में बताता है, जिससे कमरे में एकदम खामोशी छा जाती है। वह उन सबको क्लियरली बताता है कि उसने जॉन का कत्ल किया है। यह बताने के बाद लियोन उन सबसे पूछता है कि क्या किसी को उसके इस फैसले पर कुछ कहना है। सब लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए एक काउंसिल मेंबर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है कि लियोन ने हाउस मार्बस के एक इम्पोर्टेंट मेंबर को क्यों मारा है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। नोबल्स एकदम डर जाते हैं और वे नहीं चाहते कि लियोन अपनी मर्जी करे और उनका लीडर बनकर पागलपन करे, लेकिन लियोन तो बिल्कुल वही करने वाला है। वह उन्हें बताता है कि जॉन एक गद्दार था जो हाउस मार्बास की इज्जत खराब कर रहा था। वह हाउस मार्बास के लीडर के खिलाफ गया, उसने सबको धोखा दिया और दुश्मन को इस घर की इंपॉर्टेंट बातें बेच दी। और तो और जॉन ने लियोन के होते हुए उसकी जगह लेने की कोशिश की और हाउस मार्बास के असली हेड बनने का नाटक किया। लेकिन जिस बात से लियोन को सबसे ज्यादा हैरानी हुई है वह यह है कि उसकी गैर मौजूदगी में सब नोबल्स जॉन के साथ मिल चुके थे और अब भी वे सब उसके लिए लड़ रहे हैं। आखिर नोबल्स को जॉन ने यहाँ इंपॉर्टेंट न्यूज देने के लिए बुलाया था और अगर वह यहाँ नहीं आया, इसका मतलब यही है कि लियोन की बातें सच हैं। उन्हें यकीन नहीं कि जॉन एक छोटे से लड़के से हार गया जिसे किसी चीज का इतना खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। हारने का अफसोस करने के बजाय वे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तभी एक नोबल चालाकी से फौरन लियोन का साथ देता है और उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे शक है कि लियोन के पास न्यू पावर्स आ चुकी हैं और वह सबको खतरे में डाल सकता है। बाकी नोबल्स भी उसके साथ हो जाते हैं और एकदम अपनी साइड चेंज करते हुए जॉन को धोखेबाज कहना शुरू कर देते हैं। लियोन इन सब कमीनों के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता और उन्हें भी धोखेबाज कहता है। उन सबका गुनाह यह है कि वे अपने बीच छुपे गद्दार को पकड़ नहीं सके। नोबल्स की शक्लें ऐसी हो जाती हैं जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, क्योंकि लियोन उनके लिए एक के बाद एक मसला बनाता जा रहा है। वे लियोन से प्रूफ मांगते हैं कि उसने अपने चाचा को ऐसी सजा क्यों दी। वे उसे ब्लेम करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसने बिना वजह जॉन का खून किया हो। लियोन कहता है कि वह हर तरह का प्रूफ देने के लिए तैयार है। जॉन की धोखेबाजी का प्रूफ देने के लिए वह नेक्रोमेंसी की पावर्स को यूज करता है और दूसरी दुनिया से डेड बॉडीज को बुलाता है, जिसमें गॉब्लिन्स भी शामिल हैं। काउंसिल मेंबर्स यह देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि जो लड़का इतना कमजोर हुआ करता था वह आज उनके सामने नेक्रोमेंसी मैजिक का यूज कर रहा है। उन डेड बॉडीज में एक बॉडी जॉन की भी होती है, जो उसके ऑर्डर पर खड़ा हो जाता है। लियोन उसे बुलाता है और एक ज़ॉम्बी की तरह उसका ऑर्डर सुनने के लिए खड़ा रहता है। फिर वह जॉन से अपने किए हुए जुर्म को कबूल करने और सबको एक्सप्लेन करने को कहता है। काउंसिल मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है और वे बार बार वही बोरिंग सवाल पूछते हैं और लियोन उनका जवाब देते देते थक गया है। उसके लिए ये सब सिंपल है, क्योंकि नेक्रोमेंसी मार्बस खानदान की फैमिली पावर है। गॉब्लिन्स चिल्लाते हैं काउंसिल मेंबर्स पर, जिससे वे डर के भागने लग जाते हैं, लेकिन तभी भागने से पहले उनमें से एक का सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ एक नोबल की टांगें कट चुकी हैं और वह अपनी बॉडी को घसीट रहा है। लियोन के पास उन पर रहम करने का टाइम नहीं है और वह कहता है कि यह मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई। वह जॉन की डेड बॉडी को उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। ये ऑर्डर लेते ही जॉन की बॉडी अपने लॉर्ड के सामने खड़ी होती है। उसका मुंह अब भी खुला हुआ है, जैसे किसी मरे हुए इंसान का होता है। लियोन उन सबसे फिर पूछता है कि क्या काउंसिल मेंबर्स ने इस गद्दारी में जॉन का साथ दिया है, और जॉन सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। वह बताता है कि जॉन को मारने के प्लान में सारे नोबल्स शामिल थे। सबको पता था कि जॉन गद्दार था और उसने इन्फॉर्मेशन बेची थी। यह सुनकर लियोन कहता है कि इसका मतलब उसने सही फैसला किया है। तभी उन नोबल्स में से एक बंदा, जो अपने आप को बहुत स्पेशल समझता है, लियोन से रहम की भीख मांगने लग जाता है और बाकी सब भी माफी के लिए उसकी मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं। लियोन उनकी एक बात नहीं सुनता और अपने गॉब्लिन से उन
लियोन की बॉडी से गोश्त नोचने को कहता है। काउंसिल मीटिंग खत्म हो जाती है और लियोन हाउस मार्बस के असली लीडर के रूप में अपनी नेक्रोमेंसी की पावर को पूरी तरह अपनाता है। अब हाउस मार्बस की पुरानी पावर वापस आ चुकी है। लियोन उन सब काउंसिल मेंबर्स की डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा है और उसका नेक्रोनॉमिकॉन उसके पास में हवा में उड़ रहा है। वह अपने इस कत्लेआम का रिजल्ट देखता है और तभी उसकी नज़र एक कोने में कांपते हुए नौकर की तरफ जाती है। फिर वह उससे पुलन के बारे में पूछता है। नौकर डर के मारे बोल नहीं पा रहा, लेकिन हिम्मत करके वह लियोन को बताता है कि पुलन पर एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे नीचे बेसमेंट में रखा गया है। यह सुनकर लियोन नौकर को बेसमेंट तक रास्ता दिखाने का ऑर्डर देता है। दरवाजे की तरफ जाते हुए वह बाकी नौकरों और सिपाहियों को देखता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर वे चाहें तो वे अभी भाग सकते हैं, लेकिन अगर वे रुकते हैं तो जो भी होगा उसका जिम्मेदार वह नहीं होगा। वह उन्हें छोड़ देता है, यह सोचते हुए कि वे अपने लिए सही फैसला करेंगे। दूसरी तरफ हाउस सिल्वेस्टर में एक आदमी लॉर्ड एलन के पास आता है और उसे एक लेटर देता है। एलन उसे धीरे से पढ़ता है और पढ़ते हुए उसकी आंखों में थोड़ा सुकून आता दिखाई देता है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि इंपीरियल हाउस होल्ड ने हाउस मार्बस के खिलाफ ऑर्डर दे दिया है। इसे पढ़कर उसे काफी खुशी मिलती है। वह आदमी कहता है कि यह तो होना ही था, क्योंकि हाउस मार्बस के पास अब कुछ नहीं बचा। वह काफी वीक हो चुका है और जो थोड़ी सी पावर उसके पास बची है वह बिल्कुल बेकार है। एलन उसकी बात से अग्री करता है और अपने आदमियों को प्लान के मुताबिक काम कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। उसे पूरा यकीन है कि हाउस मार्बस 1 मंथ में ढेर हो जाएगा। फिर वह उस आदमी से पूछता है कि क्या वह अपना काम पूरा करने के लिए तैयार है, जिस पर उसका आदमी कहता है कि वह तैयार है। सबको यही लगता है कि हाउस मार्बस वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी एलन अपने आदमियों को वार्न करता है कि आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से रेडी रहना है। तभी एलन का एक खास आदमी जो उसके सारे प्लान्स बनाने में हेल्प करता है, एलन के इस यकीन पर हंसकर मजाक उड़ाता है और बताता है कि उनके जीतने के रास्ते में सिर्फ 2 ही खतरे हो सकते हैं। एक यह कि अचानक कहीं से कोई पावरफुल नेक्रोमैंसर आ जाए जो हाउस मार्बस को बचा ले, या फिर हाउस मार्बस को बनाने वाला वेलन नेक्रोमैंसर वापस जिंदा हो जाए। लॉर्ड एलन सोचता है कि इन दोनों चीजों का होना इम्पॉसिबल है, इसलिए वह खुश हो जाता है और जंग करने के लिए उसकी मोटिवेशन और बढ़ जाती है। तभी यहाँ हाउस मार्बस के बेसमेंट में लियोन को पुलन एक बेसमेंट में बंद मिलता है। जैसे ही पुलन उसे देखता है वह लियोन के सामने रोने लगता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि जॉन ने लियोन के खिलाफ जाने का प्लान बनाया और वह उसे रोक नहीं सका, जिसकी वजह से लियोन की जान खतरे में पड़ गई। उसे लगता है कि उसकी आज्ञा से यह सब हुआ और वह इसे अपनी गलती समझता है। वह कहता है कि उसे अपनी नाकामी की वजह से मौत की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन लियोन को ऐसा नहीं लगता। उसके सामने पुलन एक अकेला ऐसा आदमी था जिसने जॉन के खिलाफ एक्ट किया और अपनी लॉयल्टी प्रूव की, और इस वजह से वह एक कीमती साथी है। यह सोचकर लियोन उसे खड़े होने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अभी बहुत से काम बाकी हैं और उसे पुलन की हेल्प चाहिए। पुलन हैरान हो जाता है और पूछता है कि उस जैसा आदमी लियोन के क्या काम आ सकता है। लियोन पुलन के आसपास मंडराती मक्खियों को देखकर सिर्फ इतना कहता है कि वह नहाकर उसके ऑफिस में आए, जहां वे तफसील से बात करेंगे। पुलन यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि वह उसके साथ हमेशा लॉयल रहने का प्रॉमिस करता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और लियोन अपनी विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देखता है, जबकि मार्बस अब भी अपनी बिल्ली वाली फॉर्म में है और उसके शोल्डर पर बैठा हुआ है। तभी वह बिल्ली लियोन से उसके अगले प्लान के बारे में पूछती है। लियोन थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और वह तब तक सोचता रहता है जब तक पुलन नहीं आ जाता। पुलन के आते ही लियोन अपना अगला प्लान बताता है, जिसे सुनकर पुलन हैरान रह जाता है। लियोन कहता है कि वह जॉन बनकर हाउस सिल्वेस्टर के साथ धोखा करने का सोच रहा है। इस काम में थोड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए पुलन को लियोन की फिक्र होती है। वह कहता है कि किसी और जैसा चेहरा बनाना और उसके चरित्र में आना काफी मुश्किल काम है, लेकिन लियोन के पास दूसरे तरीके भी हैं। बिना हिचक वह एक शेप शिफ्टर को बुलाता है जो पुलन के सामने सेम टू सेम जॉन जैसी शक्ल का बन जाता है। पुलन यह देखकर चौंक जाता है। लियोन ने इजीली एक अनडेड मिनियन को बुला लिया। उसने लियोन की पावर्स के बारे में लोगों से बातें सुनी थी, लेकिन यह सब अपनी आंखों से देखकर उसे पता लग गया है कि एक नेक्रोमैंसर कितना पावरफुल होता है। फिर भी पुलन के दिल में थोड़ी सी परेशानी बाकी है। भले ही यह मिनियन जॉन जैसा दिखता हो, लेकिन हाउस सिल्वेस्टर के चालाक लीडर एलन को धोखा देने के लिए उसे परफेक्टली कंट्रोल करना होगा। वह डरते हुए कहता है कि यह प्लान जल्द ही फेल जाएगा, क्योंकि यह अनडेड मिनियन किसी के बोलने का स्टाइल, उसकी राइटिंग या उसकी आवाज़ को परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन लियोन बताता है कि यह कोई आम मिनियन नहीं है, यह एक इल्यूजन है जिसे एक शेप शिफ्टर ने बनाया है और इसमें लियोन की पावर यूज़ हुई है। इस शेप शिफ्टर को लियोन ने बहुत मुश्किल से ढूंढा है। दूसरे ज़ॉम्बीज सिर्फ फेस कॉपी कर सकते हैं, लेकिन यह शेप शिफ्टर उस इंसान की मेमोरीज और बोलने के स्टाइल को भी कॉपी कर सकता है। पुलन को यकीन दिलाने के लिए लियोन उसे अपना जलवा दिखाने को कहता है। वह शेप शिफ्टर जॉन का मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर पुलन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर लियोन को वह सीन याद आता है जब उसने पहली बार डंजन में उस बुक को ढूंढते हुए इस शेप शिफ्टर का सामना किया था।
उस वक्त ये शेप शिफ्टर एक औरत के रूप में था। उसे मारने के बाद लियोन ने उसका नाम रिकॉल किया और तभी मार्बस ने उसे बताया था कि यह एक शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टिंग एक ऐसी पावर है जिससे कोई भी किसी के भी फेस या पर्सनालिटी को कॉपी कर सकता है। जब लियोन ने उसे मारा था तब उसने एक ट्रैवलर को मारकर उसकी शेप ली हुई थी। यह सब सोचकर लियोन एक प्लान बनाना शुरू कर देता है। लियोन अपनी नेक्रोमैंटिक पावर का यूज करके उस शेप शिफ्टर की बॉडी को जमीन से उठाता है। ये मॉन्स्टर्स कभी हाउस मार्बस के फाउंडर के मिनियन हुआ करते थे और अब हजारों सालों बाद ये अपने असली मालिक की फैमिली के पास वापस आए हैं। ये डिमोनिक मॉन्स्टर्स काफी गुस्से में हैं। उनका गुस्सा देखकर लियोन मार्बस की तरफ देखता है, लेकिन मार्बस उसे बाकी मॉन्स्टर्स से ज्यादा पसंद करता है। लेकिन मार्बस उसे वार्निंग देता है कि ये मॉन्स्टर्स हर उस इंसान का रूप ले सकते हैं जिसका नेक्रोमैंसर ने सामना किया हो। बस शर्त यह है कि वह उस नेक्रोमैंसर से ज्यादा पावरफुल ना हो। अगर कोई इंसान उस नेक्रोमैंसर से ज्यादा पावरफुल हुआ तो वह उसका रूप नहीं ले सकते। मार्बस लियोन को याद दिलाता है कि उसे थोड़ा समझकर काम करना चाहिए क्योंकि वह अभी भी काफी वीक है। भले ही उसने अपने चाचा की रूह को अपने पास कैद कर लिया हो, लेकिन अब भी वह काफी ज्यादा वीक है। मर्बस कहता है कि इंसानी रूह आखिर में खत्म हो जाती है, इसलिए उसने लियोन को कहा कि उसे हाउस मर्बस के लिए लड़ना छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन लियोन इस बात से गुस्सा होकर उसे नो कहता है और बोलता है कि वह अपनी फैमिली और अपने इस घर को कभी धोखा नहीं देगा। अगर वह अपनी फैमिली को छोड़ देता है तो सिल्वेस्टर फैमिली के लोग उसके एरिया के मासूम लोगों को बेरहमी से मार देंगे। मर्बस सोचता है कि क्या लियोन इतना बेवकूफ़ है कि वह दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। भले ही लियोन कितना भी जालिम क्यों न हो, वह अपनी फैमिली के लिए मरने को भी तैयार है। मार्बस समझ जाता है कि बिना किसी वजह के वह अपने लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस बात के बारे में सोचने के बजाय वह ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देता है। तभी एक पर्पल फैंटाजम उनके सामने आता है और मार्बस लियोन को कहता है कि वह इस क्रीचर को अपनी पावर से जिंदा करे और इसे यूज करे क्योंकि यह मॉन्स्टर उसके बहुत काम आने वाला है। लियोन पूछता है कि क्या वह इस क्रीचर को जानता है। मार्बस उसे बताता है कि काफी पहले ये मॉन्स्टर हाउस मर्बस के सबसे बड़े नेक्रोमैंसर की कलेक्शन का एक हिस्सा हुआ करता था और लियोन के इस मुश्किल टाइम में ये उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। लियोन को सिर्फ इसके गुस्से को कंट्रोल करना होगा। बिना देर किए लियोन जादू का मंत्र पढ़ता है जिससे फैंटाजम एक इंसान जैसी बॉडी में आ जाती है। वह अपने मालिक को घूरकर देखती है, लेकिन तभी वह डीमन शेर उसे जोर से टक्कर मारता है क्योंकि यह अपने नए कॉन्ट्रैक्टर के पास वापस आई है। ये अभी अभी जिंदा हुई है और शेर उसे धमकाने लग जाता है। लियोन उनकी ये छोटी सी फाइट देख रहा है। मखलूक थोड़ी देर सोचती है, फिर एक चीज उसके दिमाग में आती है। वह एक नारुतो हैंड टेक्निक यूज करती है और एकदम लियोन जैसा रूप ले लेती है। फिर वह मार्बस को भी डराने लग जाती है जिससे वह उसकी हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। मार्बस देखता है कि अब उस कमरे में दो लियोन हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। थोड़ी देर बाद एक काउंसिल मीटिंग में पुलन सजेस्ट करता है कि इस शेप शिफ्टिंग टेक्निक का यूज करके जॉन की परफेक्ट कॉपी बनाई जा सकती है और उसकी हर बात को कॉपी कर सकते हैं। उसे पूरा यकीन है कि यह चाल सिल्वेस्टर के खिलाफ सीक्रेट स्पाई मिशन में काम करेगी। लियोन को यह प्लान काफी पसंद आता है। तभी पुलन उससे एक आखिरी सवाल पूछता है। वह कहता है कि हाउस सिल्वेस्टर को इस वॉर में रॉयल हाउस होल्ड से भी काफी हेल्प मिलेगी। इस सब के बाद भी लियोन हाउस मार्बस को प्रोटेक्ट करने की जिद क्यों कर रहा है। अगर वह यहाँ से भाग जाए तो अपनी जिंदगी बचा सकता है और खुशी से जी सकता है। ये वही बात है जो मार्बस ने की थी, लेकिन लियोन बताता है कि हाउस मार्बस को प्रोटेक्ट करना उसकी ड्यूटी है। ये जवाब सुनकर पुलन कहता है कि वह इस मिशन में अपने लॉर्ड की आखिरी सांस तक हेल्प करेगा, भले ही उसे समझ ना आए कि लियोन अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। वैसे ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि लियोन खुद भी इसके बारे में काफी बार सोच चुका है। वह कोई नोबल हीरो नहीं है, वह बस इतना चाहता है कि एक पावरफुल घर का लॉर्ड बने, इसलिए उसे किंग बनने के लिए अपनी एबिलिटीज प्रूव करनी है। देखा जाए तो उसे खुद भी इन सवालों का जवाब नहीं पता। यही वजह है कि वह अपने प्लान्स को रोक रहा है ताकि वह अपने एक्शन से इन सवालों का जवाब दे सके। इसलिए इस प्लान को पूरा करने के लिए उसे पहले उन लोगों को खत्म करना है जो हाउस मार्बस के लिए खतरा है। लियोन कहता है कि वह कभी वे सब गलतियां नहीं करेगा जो उसके बाप ने की हैं और कहता है कि वह एक दिन इस सब का जवाब खुद ढूंढ लेगा। मीटिंग के बाद लियोन क्रो से मिलता है जो उसका हमशक्ल है। ये बिल्कुल किसी गेम के सीन जैसा लगता है। ये क्रीचर अपने मालिक मार्बस को गालियां देता रहता है और जब दोनों लियोन उसके साथ बहस करते हैं तो मार्बस डबल गुस्से में आ जाता है। क्रो वह आखिरी निशानी है जो वेलन ने अपनी फैमिली के लिए छोड़ी है। अब जब लियोन के पास एक पावरफुल सर्वेंट है जो एक चालाक कातिल है तो वह बहुत से मिशंस आसानी से पूरे कर सकता है। क्रो की स्पेशल पावर है कत्ल करना और दूसरा जरूरी काम मार्बस को तंग करना है जो हर वक्त क्रो से लड़ता रहता है। लियोन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसे क्रो की पावर की बहुत जरूरत है। वह चाहता है कि क्रो उसके मरे हुए अंकल सर जॉन का रूप लेकर उसके लिए काम करे। क्रो कहता है कि यह तो उसके लिए बच्चों का खेल है, लेकिन लियोन को अपना वर्जन ज्यादा कूल और बेहतर लगता है। तभी अचानक पुलन नॉक करते हुए अंदर आ जाता है जिसकी वजह से उनकी यह छोटी सी बहस खत्म हो जाती है। पुलन लियोन को बताता है कि हाउस सिल्वेस्टर के लोगों ने उसके नाम का एक लेटर भेजा है। लियोन उस लेटर को पढ़ने के लिए काफी क्यूरियस होता है और जल्दी से उसे खोलता है।
तभी उसे पता चलता है कि सिल्वेस्टर के लोग हाउस मार्बस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने हजारों सालों से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की। उन्होंने यह भी लिखा कि हाउस मार्बस ने अपने मजे के लिए अपने ही लोगों को परेशान करके मारा है और आसपास के लोगों को भी डराया है। इसलिए हाउस सिल्वेस्टर ने लॉर्ड एलन के ऑर्डर से लीडरशिप संभाल ली है। इसका मतलब हाउस मार्बस और हाउस सिल्वेस्टर के बीच अब एक वॉर होने वाली है। वे एक शर्त भी रखते हैं कि अगर हाउस मार्बस जल्दी हार मान ले तो वे लोग उनको और उनकी फैमिली को नहीं मारेंगे, और यह भी कि इस लेटर के बाद सिल्वेस्टर की आर्मी 1 मंथ के अंदर मार्बस को तबाह कर देगी। और तो और रॉयल एम्परर भी उनका साथ दे रहा है और लॉर्ड एलन सिल्वेस्टर इस अटैक को लीड करेगा। लेटर खत्म होने के बाद वे सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन जंग की तैयारी करने के लिए सिर्फ 1 मंथ का टाइम है। लेकिन लियोन इस चैलेंज से बिल्कुल नहीं डरता। मर्बस कहता है कि उनके पास अभी भी टाइम है, वे लोग यहाँ से भाग सकते हैं और कुछ टाइम तक अपनी पावर्स बढ़ाकर और एक बड़ी आर्मी बनाकर वापस आ सकते हैं। लेकिन लियोन मर्बस को कहता है कि वह अपनी नेक्रोमेंसी की पावर का यूज करेगा और कहता है कि वह 1 मंथ खत्म होने का वेट भी नहीं करेगा। मर्बस सोचता है कि यह तो पूरी तरह पागल हो चुका है। वह कहता है कि वह एक बहुत बड़ी आर्मी से फाइट करने जा रहा है, न कि अपने अंकल से लड़ने। मर्बस पूछता है कि क्या वह इतने खराब हालात में भी लड़ने के लिए रेडी है। यह सुनकर लियोन स्माइल करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब से वह किसी के बारे में नहीं सोचेगा और अपने दुश्मनों का जीना मुश्किल कर देगा। दूसरी तरफ हर जगह यह बात फैल जाती है कि सर जॉन कहीं गायब हो गया है। गांव वाले समझते हैं कि यह एक बुरा शगुन है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनके लॉर्ड की मौत हुई और अब उसका भाई भी गायब हो गया। वे सब लियोन के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि अपने बाप के बाद अब अपने आखिरी अंकल को खोकर वह टूट चुका होगा। लेकिन एक आदमी दूसरों को यकीन दिलाता है कि उसे लियोन पर पूरा भरोसा है और वह सब कुछ संभाल लेगा। गांव के लोग एक दूसरे को हौसला देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि हाउस सिल्वेस्टर की आर्मी बहुत जल्द उन पर अटैक करने वाली है, क्योंकि उन्हें जंग की परमिशन मिल गई है। जब वे बातें कर रहे होते हैं, पुलन बीच में बोल पड़ता है और उन्हें जबान संभालकर बात करने की वार्निंग देता है और कहता है कि उन्हें झूठी न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। जब वे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पुलन के पीछे लियोन खड़ा है, जिसे देखकर वे झुककर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे तो बस छोटी सी बात कर रहे थे। वे लियोन को उसके अंकल के खो जाने पर उसे हौसला भी देते हैं और कहते हैं कि किसी के लिए 1 मंथ के अंदर ही अपने 2 प्यारे फैमिली मेंबर्स को खोना काफी दुख की बात है। लेकिन लियोन उन्हें कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बताता है कि उसका अंकल जॉन अभी जिंदा है, बस इतना बीमार है कि लोगों के सामने नहीं आ सकता। वह इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि इस टाइम लोगों को यह यकीन दिलाना ज्यादा अच्छा है कि उसका अंकल जिंदा है, ताकि कोई हंगामा न बने। वापस मुड़ते हुए लियोन कहता है कि गाँव वाले उसके अंकल का कुछ ज्यादा ही साथ देते हैं। वह यह सब इसलिए कर रहा है ताकि वह जॉन के साथियों को धोखा दे सके। लियोन पुलन को ऑर्डर देता है कि जो बंदा भी उसके अंकल के बारे में झूठी न्यूज फैला रहा है उसे चुप करा दे। पुलन इसे ऑर्डर समझकर पूछता है कि लियोन खुद सिटी सेंटर क्यों आया है। पुलन उसका मैसेज सब तक पहुंचा देता, लेकिन लियोन जिद करता है कि वह यह काम खुद संभालना चाहता है। जब वे सिटी सेंटर के बाहर पहुंचते हैं, मरबास को अंदर से एक पावरफुल मैजिक फील होता है। अंदर एंटर होते ही लियोन पुलन को दरवाजे पर वेट करने को कहता है और कहता है कि जब तक वह वापस न आए उसे वहीं रुकना होगा। पुलन समझ जाता है, लेकिन अपने यंग लॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए साथ आने को कहता है। लेकिन लियोन उसे यकीन दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा और दरवाजा बंद करने का ऑर्डर देता है। वह नहीं चाहता कि कोई यहाँ से भागे या कोई और बंदा अंदर आए। ये कहते ही लियोन एक रूम में एंटर करता है जहाँ हर तरफ खून ही खून है और पूरे रूम में तबाही मची हुई है। सारी चेयर्स, टेबल्स और बॉटल्स इधर उधर गिरी हुई हैं और कुछ लोग गंदगी साफ कर रहे हैं। तभी लियोन एक लड़के को देखता है जिसके कान वुल्फ जैसे हैं और मरबस से पूछता है कि क्या यह वही लड़का है जिसके बारे में उसने बताया था। मरबस कहता है कि वही लड़का है, इसका नाम वॉल्टर है। ये बहुत पावरफुल है, इसके कान वुल्फ जैसे हैं और इसके चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा है। उसे देखकर मरबस जोश में आ जाता है और कहता है कि मार्बस फैमिली हमेशा से ऐसे लोगों को ढूंढने में नाकाम रही, लेकिन लियोन ने एक काम का बंदा ढूंढ निकाला है। वे उसके पास चले जाते हैं और लियोन वॉल्टर से कुछ टाइम अकेले बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वह लड़का उससे सॉरी करते हुए बताता है कि वह अभी नहीं आ सकता क्योंकि कल रात उनकी जगह पर एक भयानक फाइट हुई थी, इसलिए उसे बहुत से काम करने हैं और लियोन से किसी और टाइम मिलने को कहता है। अचानक एक औरत जो वॉल्टर को उसके नाम से बुलाती है उसे जोर से लात मारती है और लियोन से माफी मांगती हुई कहती है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक नोबल फैमिली का मेंबर उनके पास आकर रिक्वेस्ट करेगा। वह उस लड़के को एक और थप्पड़ मारती है और वॉल्टर पर चिल्लाती है कि वह लॉर्ड लियोन से ऐसे कैसे बात कर सकता है। लड़का तुरंत झुक जाता है और लियोन से माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि लियोन कौन है, क्योंकि वह इस सिटी में नया आया है। लियोन इस सबको इग्नोर करते हुए उसे फिर से कहता है कि वह उससे जरूरी बात करना चाहता है। तभी वह औरत आगे बढ़ती है और कहती है कि वह लियोन
लियोन का काम कर देगी, लेकिन लियोन उसे कहता है कि उसका काम सिर्फ वॉल्टर से है। जैसा कि मार्बस ने बताया, यह बीस्टमैन लड़का बहुत ज्यादा पावर कंट्रोल कर सकता है और अगर लियोन उसे अपने साथ मिला लेता है तो वह उसके बहुत काम आ सकता है। वे ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वॉल्टर घुटनों पर बैठकर हैरत से सोच रहा होता है कि यह सब क्या हो गया है। उसने मार्बस फैमिली के लॉर्ड से इतना रूडली बात की है और डरने लगता है। तभी लियोन एक जादू करता है जिससे काला धुआं निकलकर वॉल्टर की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगता है और उसकी सारी चोटों को भर देता है। यह सब देखकर वॉल्टर हैरान रह जाता है, लेकिन लियोन अब और वेट नहीं कर सकता। वह एक बार फिर वॉल्टर से अकेले में बात करने के लिए कहता है। यह सुनकर औरत जल्दी से माफी मांगती है और बताती है कि वॉल्टर उसका नौकर है और अगर लियोन उससे बात करना चाहता है तो उसे इस औरत की इजाजत लेनी होगी। तभी लियोन उस औरत को घूरने लगता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद उसे उसके अंकल के गायब होने के बारे में नहीं पता। इसका मतलब है कि वह उसके सामने थोड़ा खुलकर बात कर सकता है। यह सोचकर लियोन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह उससे पूछता है कि इस सिटी में उसे नौकर रखने की परमिशन किसने दी है और लियोन को उसके बचपन के नाम से बुलाने की उस औरत की हिम्मत कैसे हुई। लियोन की ये सब बातें सुनकर औरत एकदम परेशान हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह कुछ छुपा रही हो, लेकिन लियोन समझ जाता है कि वह चालाक बनने की कोशिश कर रही है। फिर लियोन एक पावरफुल ब्लैक ऑरा छोड़ता है और अपना नेक्रोनॉमिकॉन खोलता है और उस औरत को गुस्से से कहता है कि क्या वह उसे राजा बनने के काबिल नहीं समझती। मरबस भी गुस्से में आ जाता है कि यह औरत उसके कॉन्ट्रैक्टर की डिसरिस्पेक्ट कर रही है। अपना नेक्रोनॉमिकॉन खोलकर लियोन उस औरत को बताता है कि वह उसे नौकर रखने की परमिशन नहीं देगा। वह उसे ऑर्डर देता है कि वह अपने सारे गुलामों को 10 मिनट में फ्री करे, वरना वह उसे दर्दनाक सजा देगा। यह सुनकर औरत एकदम घबरा जाती है, लेकिन डर दिखाने के बजाय वह एक शैतानी स्माइल के साथ सर झुकाती है। अचानक वह उसका मजाक उड़ाते हुए लियोन को फिर से उसके बचपन के नाम से बुलाती है और पूछती है कि क्या वह सच में उस औरत के सीक्रेट वेपन से फाइट करने के लिए रेडी है। वह एक बार फिर उसका गलत नाम लेने के लिए माफी मांगती है, लेकिन लियोन समझ जाता है कि वह यह सब जानबूझकर कर रही है और उसकी बातों को इग्नोर करता है। फिर वह वॉल्टर की तरफ मुड़ता है जो उसके पास बैठा है और काफी डरा हुआ और परेशान है। उसे समझ नहीं आ रही कि लियोन ने उसमें ऐसा क्या देखा है। अचानक औरत अपनी फिंगर स्नैप करती है और उसके सारे आदमी वेपन्स निकालकर लियोन को घेर लेते हैं। एक शैतानी स्माइल के साथ वह उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देती है और कहती है कि अगर कुछ हुआ तो सर जॉन उनका साथ देगा, लेकिन उसे नहीं पता कि लियोन कोई आम राजा नहीं है और जॉन भी अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उस औरत के सारे चेले लियोन पर अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन लियोन बिना किसी डर के अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वह आराम से अपना हाथ उठाता है और अपनी ब्लैक पावर से अनडेड मॉन्स्टर्स को बुलाता है। जैसे ही ये भयानक खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आती है, वे रास्ते में आने वाले हर इंसान को बेरहमी से काटना शुरू कर देती है। यह कत्लेआम देखकर औरत हैरान हो जाती है और डरने लग जाती है। इस फाइट में लियोन एक मॉन्स्टर के पास चलता है और आराम से उसकी सोर्ड मांगता है और कहता है कि उसकी अपनी तलवार बहुत खराब हो चुकी है और वह अब उसे यूज नहीं कर सकता। मॉन्स्टर उसे एक सोर्ड देता है और लियोन भी इस फाइट का हिस्सा बन जाता है और वह भी उन मॉन्स्टर्स के साथ मिलकर उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। औरत अभी तक वहीं खड़ी है और ये सब देखकर चौंक जाती है और समझ नहीं पाती कि लियोन को इतनी ज्यादा पावर कहाँ से मिली। वॉल्टर भी हैरान है और चुपचाप खड़ा रहता है। वॉल्टर को परेशान देखते हुए लियोन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे अपने प्लान के लिए वॉल्टर की बहुत जरूरत है। वॉल्टर को अभी भी ये समझ नहीं आता कि एक नोबल फैमिली का आदमी उस जैसे किसी सर्वेंट से क्यों बात कर रहा है। वह जानता है कि वह सिर्फ एक आवारा लड़का है जिसे पूरे देश में कोई नहीं जानता, लेकिन वह लियोन के काम आ सकता है। वह सोचता है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वह लियोन के लिए कर सकता है। बचपन से वॉल्टर को सजा और जालिम लोगों का सामना करना पड़ा। एक बीस्टमैन होने की वजह से उसे एक अजीब इंसान समझा जाता था और उसे लगता था कि उसका लक ही खराब है। उसके गांव के इंसान बच्चों ने उसे काफी मारा पीटा और उसे कभी समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह तो बस एक मासूम बच्चा था और उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था कि उसे इतनी मार पड़ी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वह और यह सब नहीं सह सका। उसके अंदर कुछ टूट गया था। वह अपने लिए खड़ा हुआ और उसके चारों तरफ एक खतरनाक ऑरा निकल रही थी। उसे इंसानों से नफरत हुई और उसने उन सबकी शक्लें याद कर ली जिन्होंने उसे तंग किया था। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने एक पागल सीरियल किलर की तरह उन सबको मार डाला। जब उसे होश आया और उसने अपने चारों तरफ बिखरी लाशों को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ये सच का सामना करने का डर था। उसे इस बात का अफसोस था कि वह वही बीस्ट बन गया था जो लोग उसे हमेशा कहा करते थे। ये सब सोचकर वह वहां से भाग गया और अपने आप को समझाने की कोशिश करता रहा कि वह वैसा मॉन्स्टर नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। वापस फाइट में लियोन हाथ में सोर्ड लेकर उस औरत की तरफ चलता है। वह घबराकर चिल्लाती है कि अगर उसने उसे मारा तो जॉन यह बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका बदला लेगा। लियोन अपने हाथ में ब्लैक मैजिक यूज करते हुए एक गोला बनाता है और उसे कहता है कि भले ही वह अभी एक किंग बनने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन जल्द ही होगा।
और तब उसके कंट्री में उस जैसी औरत की कोई जगह नहीं होगी। यह कहते ही वह काला गोला उस पर फेंक देता है और उसे तुरंत मार देता है। वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वॉल्टर उसके पीछे खड़ा है और यह सब देखकर उसे कोई फिक्र नहीं है। उसने अभी लियोन को एक जान लेते देखा है, लेकिन अजीब बात है कि उसे उसके सामने कोई डर नहीं लग रहा। लेकिन यह सब सोचकर वह परेशान हो जाता है कि वह एक बेरहम मॉन्स्टर बन चुका है। लियोन स्माइल करते हुए उसके पास आता है और वॉल्टर को अपने साथ काम करने की ऑफर करता है। ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले वॉल्टर उससे एक सवाल पूछता है। तभी वह अपने असली रूप में आ जाता है, जो एक पावरफुल वुल्फ बीस्ट होता है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वह डीमन वुल्फ क्लैन का एक बच्चा है और यह भी बताता है कि उनके क्लैन को सबसे बुरा समझा जाता है। यह बताते हुए उसकी आवाज में दुख फील होता है जब वह पूछता है कि उसके क्लैन को कब तक ऐसे डर डर के जीना पड़ेगा। लियोन उसकी आंखों में देखता है और उसे कहता है कि अब उन्हें दोबारा कभी यह सब नहीं देखना पड़ेगा। वह मानता है कि उसे उनके क्लैन और लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वह एक बात कंफर्म करता है कि अगर उन्हें दोबारा किसी ने परेशान किया तो वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगा। वह वॉल्टर से प्रॉमिस करता है कि वह उसके क्लैन का एक ट्रस्टेड पार्ट होगा और अपनी बात पर पूरा उतरेगा। यह कहकर जब लियोन अपना हाथ बढ़ाता है तो वॉल्टर रोने लगता है और उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। लियोन उसकी खामोशी देखकर पूछता है कि क्या वह इसे हाँ समझे, तो रोते हुए वॉल्टर उसे हाँ कहता है और यह भी कहता है कि वह खुशी से लियोन की सेवा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ दूर एक आरिम एम्पायर में आरिम का किंग, जिसका नाम एस्टबान है, वह अपनी सीट पर बैठा हुआ है और उसका बेटा लुई उसके पास में खड़ा है। लुई घुटनों पर बैठे आदमी से गुस्से से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है। आदमी डर के मारे बताता है कि वह हाउस सिल्वेस्टर का एक लेटर लेकर आया है। यह सुनकर लुई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए उसे बुलाया गया है, यह उसका डिसरिस्पेक्ट है। वह उसे बताता है कि उसका बाप उसकी ऐसी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा होगा। वह आदमी इस सब के लिए माफी मांगता है और रिक्वेस्ट करते हुए बताता है कि वह सिर्फ यहाँ लेटर पहुंचाने आया है क्योंकि क्राउन प्रिंस लुई इस वक्त अरिम का सबसे पावरफुल इंसान है और मैसेंजर को इस बात से डर लग रहा है कि कहीं उसने उसकी डिसरेस्पेक्ट न कर दी हो। लेकिन लुई का गुस्सा एकदम इंटरेस्ट में बदल जाता है जब वह आदमी बताता है कि हाउस सिल्वेस्टर ने हाउस मार्बस पर अटैक करने की वार्निंग दे दी है। वह आदमी कहता है कि लुई को यह मौका यूज करना चाहिए और सिल्वेस्टर का साथ देकर अपने दुश्मन मार्बस का खात्मा करना चाहिए। लुई इस बारे में सोचता है, लेकिन उसे एक बात की फिक्र है कि हाउस मार्बस की हिस्ट्री नेक्रोमैंसी से भरी पड़ी है। अगर उनसे ऐसे बिना प्लानिंग जंग की तो उन्हें नुकसान हो सकता है। आदमी उसे यकीन दिलाता है कि भले ही हाउस मार्बस के पास एक टाइम में नेक्रोमैंसी की पावर थी, लेकिन उसका लीडर अब मर चुका है और उसका बेटा भी नेक्रोमैंसी की पावर यूज नहीं कर सकता। वह कहता है कि दूसरी तरफ हाउस सिल्वेस्टर की आर्मी अब काफी बड़ी हो चुकी है। यह सुनकर लुई इस बात से अग्री होता है और आदमी को कहता है कि आरिम एम्पायर भी हाउस सिल्वेस्टर का साथ देगा। वह उसे यह मैसेज डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। वह सोचता है कि हाउस मार्बस को इस दुनिया से खत्म करने का यह अच्छा चांस है जो वे छोड़ नहीं सकते। वह आदमी लुई के रिस्पेक्ट में झुकता है और कहता है कि वह उसका मैसेज पहुंचा देगा और जल्दी से चला जाता है। उसके जाते ही लुई अपने बाप की मेहनत से बनाई हुई एम्पायर की तारीफ करता है। वह कहता है कि उन्होंने ऐसे हालात बनाए हैं जिससे अब हाउस मार्बस को आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब वह यह सब बोल रहा होता है, किंग एस्टाबान चुप रहता है और उसका इमोशनलेस फेस बिना कुछ बोले वैसा ही रहता है। वह बस खाली नजरों से देखता रहता है। फिर लुई अपने बाप के बेजान जिस्म को उठाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि जल्दी ही सब कुछ उसका होगा। यहाँ हाउस मार्बस में लियोन अपने ऑफिस के अंदर है और वॉल्टर उसके सामने अब अच्छे कपड़े पहनकर खड़ा है। पुलन आगे बढ़ता है और वॉल्टर के गले में एक पेंडेंट डाल देता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पुलन समझाता है कि भले ही लियोन और बाकी लोग वॉल्टर को अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं, लेकिन बाहर के लोग इतनी आसानी से यह बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अचानक वॉल्टर एकदम से चीखता है जब उसके बीस्ट वाले कान उस पेंडेंट को पहनते ही गायब हो जाते हैं। पुलन उसे बताता है कि यह एक मैजिकल आइटम है जो उसकी बीस्ट लुक को छुपाने के लिए है, क्योंकि इससे लियोन का प्लान फेल हो सकता है, इसलिए उसका असली रूप छुपाना जरूरी है। वॉल्टर थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन आखिर वह इस बात से अग्री करता है, जिससे पुलन के फेस पर स्माइल आ जाती है। लियोन यह सब देख रहा था। वह सबको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए मिलने का ऑर्डर देता है। सबके इकट्ठा होने पर वह ऐलान करता है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, सबको उसकी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। वह सीरियस मूड में सबसे पूछता है कि क्या वे सच में उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यह सुनकर पुलन रोने लगता है और दिल से लियोन के लिए लॉयल होने का प्रॉमिस करता है। उसके पीछे ही शेप शिफ्टर भी अपनी लॉयल्टी देने का प्रॉमिस करता है। यह सब देखकर मार्बस जोश में आ जाता है और मानता है कि अब लियोन के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। सबकी लॉयल्टी देखकर वॉल्टर भी उनका साथ देता है, लेकिन उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि लियोन उनसे नहीं बल्कि टेबल से बात कर रहा है। लियोन बेफिक्र रहता है और उन सबको आपस में एक मैना बाउंड कॉन्ट्रैक्ट बनाने को कहता है। वह कहता है कि अगर कोई यह बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसका मतलब है कि वह उसके साथ नहीं है। जो लोग मैना बाउंड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनका माना एक साथ मिल जाता है।
और वह एक न टूटने वाला रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन उन्हें ऐसे सीक्रेट्स शेयर करने में हेल्प करता है जो वे बाहर वालों से शेयर नहीं कर सकते। सब इस बात से अग्री करते हैं। तो लियोन इस टेक्निक को शुरू करता है और अपने हाथ में ब्लैक मैजिक कलेक्ट करता है। वह जमीन में एक पोर्टल बनाता है जिससे ब्लैक मैजिक का तूफान निकलता है और 2 भयानक डीमन हैंड्स निकलते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी बुक होती है। जैसे ही वह बुक खुलती है, पुलन और वॉल्टर उसे पढ़ने लग जाते हैं। इसके साथ मार्बस अपना असली रूप दिखाता है और सबको बताता है कि वह इस फैमिली की स्पिरिट है और वह वही डीमन है जिसके नाम पर यह घर बनाया गया है। फिर मार्बस एक अजीब और डीप आवाज में पैक्ट के सब शर्तों को गुनगुनाकर सुनाता है। फिर उन सब से उनकी लॉयल्टी मांगता है और लियोन को अनडेड का किंग बना देता है। बाकी सब हैरानी से इस बड़े से जानवर को देखते हैं जो लियोन के पीछे खड़ा है। लियोन सबको बताता है कि वह उसका ट्रस्टेड फ्रेंड है और सबको बताता है कि वह उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेगा। एक डीप और भयानक आवाज में मार्बस उनकी खामोशी से अंदाजा लगाता है कि वे सब अग्री करते हैं और बताता है कि यह पैक्ट उनकी आत्मा पर एक स्टैंप की तरह लग जाएगा और एक बार बन गया तो कभी टूट नहीं सकता। पुलन घबराते हुए लियोन को कहता है कि वे कभी ऐसी कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक बात है। जो डीमन मार्बस है, ये वही डीमन है जिसके साथ पहले लॉर्ड मार्बस ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। वही डीमन अब फिर उनके सामने खड़ा है। उसे अब समझ में आता है कि लियोन इतनी जल्दी इतना पावरफुल नेक्रोमैंसर कैसे बन गया। अचानक रूम में एक स्ट्रॉन्ग माना फीलिंग शुरू हो जाती है और पुलन और वॉल्टर, जो थोड़ा सा माना प्रेशर सह नहीं पा रहे, वे मार्बस के स्ट्रॉन्ग माना की वजह से वहीं खड़े रह जाते हैं और हिल भी नहीं सकते। पुलन सोचता है कि लियोन और क्या क्या कर सकता है, लेकिन तभी उनकी आंखें खुली रह जाती हैं जब वे देखते हैं कि मार्बस अचानक एक छोटे से बिल्ली के बच्चे में बदल जाता है। वॉल्टर अचानक चौंककर पूछने वाला होता है कि यह क्या हुआ, लेकिन पुलन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है। मार्बस यह देखता है और पूछता है कि वॉल्टर क्या कहना चाहता था। पुलन जल्दी सोचकर जवाब देता है कि वॉल्टर सिर्फ मार्बस के डीमन फॉर्म के बारे में हैरान था, क्योंकि उसने शायद पहले कभी इतना पावरफुल डीमन नहीं देखा। मार्बस उसके जवाब से खुश होता है, लेकिन उन्हें वार्निंग देता है कि वे किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि जंग से पहले अगर दुश्मन को मार्बस के बारे में पता लग गया तो वे उससे लड़ने के लिए कोई तरीका ढूंढ लेंगे। वह बताता है कि वह सिर्फ उनको दिखता है जिन्होंने लियोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बाकी सबके लिए वह बिल्कुल गायब है। मार्बस फिर कहता है कि सिटी के बहुत से लोग जॉन का साथ देते हैं। यह नाम सुनते ही वॉल्टर को एक पुराना सीन याद आता है। उसने एक बार जॉन को अपनी ओनर के पास एक लेटर देते हुए देखा था। यह सुनकर मार्बस जोश में आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें शायद एक और सुराग मिल गया। लियोन इस बारे में और पूछता है, लेकिन वॉल्टर कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जब वे पहले क्लब से निकल रहे थे तो फाइट की लूट समझकर शेप शिफ्टर ने एक बॉक्स उठाया था। यह देखकर मार्बस को याद आता है कि शेप शिफ्टर हमेशा से ही लालची रहा है, लेकिन तभी वह लियोन को समझाता है कि जैसे कि अब उन्होंने क्लब में सबको खत्म कर दिया है, तो शेप शिफ्टर ने सोचा कि वह जो चाहे ले सकता है बिना टाइम वेस्ट किए। लियोन खुद बॉक्स को देखता है और उसमें उसे एक लेटर मिलता है जिसका सील पहले से टूटा हुआ है। लगता है उन्हें वही लेटर मिल गया है। यह सब शेप शिफ्टर की वजह से पॉसिबल हुआ। लियोन लेटर खोलता है और उसे ऊंची आवाज में पढ़ता है। यह लेटर हाउस सिल्वेस्टर की तरफ से हाउस मार्बस के नाम है। उन्होंने हाउस मार्बस के खिलाफ जंग का कहा है। लेटर में उन्होंने लिखा है कि हाउस मार्बस ने एम्परर अरिम के ऑर्डर को नहीं माना और उनके एम्पायर के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिसकी वजह से हाउस सिल्वेस्टर ने उन्हें सरेंडर करने के लिए 1 मंथ का टाइम दिया है, वरना वे जंग शुरू कर देंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे तबाह कर देंगे। उस लेटर पर हाउस सिल्वेस्टर के लॉर्ड एलन के साइन हैं। यह सुनकर पुलन और वॉल्टर हैरान हो जाते हैं, लेकिन लियोन को यह सब मजाक लगता है। वह मार्बस को अपना आइडिया बताता है कि वह अपने दिमाग से अनडेड को कंट्रोल कर सकता है, जो उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। यह सोचते हुए वह शेप शिफ्टर की तरफ ध्यान देता है और लियोन उसे एक मिशन देता है। सिल्वेस्टर एम्पायर में एक मैसेंजर वापस आता है और एलन को बताता है कि उसने हाउस मार्बस को वॉर के बारे में वार्निंग दे दी है। वह यह भी कहता है कि जॉन का चेहरा वह लेटर देखकर बिल्कुल डर से भर गया था। यह सुनकर एलन जॉन को धोखा देने के बारे में सोचकर हंसता है, लेकिन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि उसे जिंदा रखें, क्योंकि वह बेवकूफ उनके काम आ सकता है। उन्हें लगता है कि जॉन के हाथों में पावर दूसरों से बेहतर है, इसलिए उसका जिंदा रहना उनके लिए एक तरह से फायदा है। एलन फिर लियोन के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वह आदमी बताता है कि उसके बारे में कोई खास न्यूज नहीं है। वह सोचता है कि शायद जॉन ने लियोन को मार दिया हो। लॉर्ड एलन को यह सोच मजेदार लगता है, जिसे देखकर मैसेंजर पूछता है कि वह एक 14 साल के लड़के के बारे में इतना परेशान क्यों है। तभी एलन उससे एक क्वेश्चन करता है। वह पूछता है कि उसके ख्याल में इंसानियत ने सबसे बड़ा अन्याय क्या देखा है। वह आदमी एकदम घबराकर रुक जाता है और फिर कहता है कि उसे नहीं पता। एलन जवाब देता है कि सबसे बड़ा अन्याय यह है कि एक ऐसे पावरफुल दुश्मन का सामना करना जिससे भागना पॉसिबल न हो और सब कुछ तबाह होते देखना। वह फिर उस आदमी से पूछता है कि ऐसे अन्याय के सामने वह क्या करेगा। आदमी चुप रहता है, जिससे एलन कहता है कि वह लियोन के बारे में सोच रहा है, जिसमें एक ऐसी एबिलिटी है जो नॉर्मल आंख से नहीं दिखती। वह आदमी सोचता है कि उस लड़के में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन एलन कहता है कि लियोन मार्बस फैमिली के खून का है और वे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे बच के रहना होगा। वह आदमी भी इस बात से अग्री करता है।
दूसरी तरफ हाउस मार्बस में लियोन के ऑफिस में शेप शिफ्टर पूरी तरह लियोन का रूप ले चुका है। वह उसकी हर मूवमेंट, हर बात और हर स्टाइल को सही से कॉपी कर रहा है। लियोन उसे इतनी सफाई से कॉपी करता देखकर हैरान हो जाता है। तारीफ सुनकर शेप शिफ्टर स्माइल करता है और मार्बस की तरफ ध्यान देता है और उसका मजाक उड़ाता है कि अगर वह चाहे तो बिल्ली का बच्चा बनने के अलावा कोई सही काम भी कर सकता है, जबकि वह अपना टाइम बस ऐसे ही गुजारता है। यह सुनते ही मार्बस उस पर अटैक कर देता है। अचानक हंगामा देखकर वॉल्टर परेशान हो जाता है। वह पुलेन की तरफ झुककर चुपके से पूछता है कि क्या यहाँ हमेशा ऐसे ही तमाशा लगा रहता है, लेकिन तभी पुलेन उसे चुप रहने को कहता है।